हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए फॉलिंग इन लव के अगले एपिसोड शुरू करें। आशीष आरतू के साथ वार्ड में विजिट के लिए गया। आज आरतू बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, पूरी तरह चुपचाप चल रही थी। आशीष ने कहा, क्या हुआ, तुम आज इतनी चुप हो? रतु ने कहा, कुछ नहीं, आज मेरा मन नहीं बोलने का, इसीलिए मैं चुप हूं। आशीष ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम चुप हो गई हो। सच में कोई बात नहीं है ना? अगर है तो मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। रातू ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मुझ पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। आशीष ने कहा, तो ठीक है, चलो जरा अपने चेहरे पर स्माइल आओ, नहीं तो तुम्हारे पेशेंट कहेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ किया है, इसलिए तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ है, ने पसंद नहीं है कि उनके डॉक्टर ऐसे आए। रथु ने कहा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बच्चे समझदार हैं, बच्चों के भी पता है, हर दिन किसी का मूड एक जैसा नहीं होता। आशीष ने कहा, क्या तुम्हारे बच्चे होंगे, वह भी इतनी समझदार होंगे या तुम्हारे जैसे दिन भर बक करते रहेंगे? रतु ने कहा, आपको क्या करना है मेरे बच्चों, वो कैसे से भी हो, पर आपके जैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे, रूड और खड़ूस। आशीष चेहरे पर स्माइल आई। तब रितु को एहसास हुआ, तूने क्या कहा है जो तूने अपने बात को सुधारते हुए कहा? मेरे कहने का मतलब आपसे नहीं था, मैं अपने बच्चों को अच्छे परवरिश दूंगी और बिल्कुल भी रूढ़ नहीं बनेंगे। आशीष ने कहा, तुम कुछ भी कहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आरतू ने घूर कर आशीष को देखा, हर गुस्से से वार के अंदर चली गई, जैसे और के अंदर चली गई। बच्चों को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आरतू कितने भी गुस्से में हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो, पर जब भी उसके सामने छोटे बच्चे आते थे वह सब भूल जाती थी और उनके साथ खुलकर और हंसकर बातें करते थे। यही तो रातू की खासियत थी। आशीष भी रातू के पीछे पीछे वार्ड में गया। उसने देखा तो मुस्कुरा रही, उसके भी चेहरे पर मुस्कान आई। आशीष ने खुद से कहा, ये बच्चों को देखकर बिल्कुल बच्चे की तरह बन जाती है, चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो। अगर इसके खुद के बच्चे हो जाएंगे तो कितना खुश हो जाएगी। ये सोचते हैं आशीष के दिमाग में कुछ आइडिया गए। आशीष ने खुद से कहा, अब मैं भी देखता हूं ये मुझसे कितना और कैसे भागती है। आशीष और रथु ने मिलकर सारे बच्चों को चेक किया। चेक करने के बाद वह दोनों फिर से केबिन में आ गए। केबिन में आते ही रथु का मूड फिर से वैसे ही हो गया। आशीष ने कहा, थोड़ी देर पहले तुम इतना खुश थी और फिर आप क्या हो गया, तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया है? रथु ने कहा, इसका आपसे कोई लेना देना है। रथु के इस बात पर आशीष अपने चेयर से उठा और रथु के पास गया और कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझसे लेना देना नहीं है तो तुम मेरे सामने आते ही अपना मुंह क्यों लटका लेती हो? वार्ड में तो बच्चों के सामने बहुत खुश हो रही थी। रथु ने कहा, मैं अपना दुख दर्द उन बच्चों को क्यों दिखाऊं? आशीष ने कहा, इसका मतलब तुम अपना दुख दर्द मुझे दिखाना चाहती हो? वैसे क्या दुख दर्द है तुम्हारा, जरा मुझे भी बताओ, वैसे तो मेरे समझ में नहीं आएगा। रथु ने कहा, आप नहीं समझोगे, ये लड़कियों की बात है। आशीष ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूं, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं समझता? रथु ने कहा, हर बात डॉक्टर समझे ऐसे तो नहीं है ना, कुछ बातें ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। आशीष ने कहा, तो फिर ऐसी क्या बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी? रथु ने कहा, मुझे ना ही बताना आपको। रथु के ऐसे कहने पर आशीष रथु के और करीब आ गया। आशीष ने रथु के कमर में हाथ डाला और उसे आपने और खींच लिया। रथु ने कहा, सर यह आप क्या कर रही है, छोड़े मुझे, अब तो आपके पास नई गर्लफ्रेंड भी है, फिर आपने क्यों मुझे पकड़ा है? आशीष ने कहा, मैंने अभी तक उसे हाँ नहीं कहा है, वो कैसे मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है? रथु ने कहा, आपकी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता है कि आप उसे ना कहने वाले हो, आप तो उससे चिपक कर बैठे थे, उसके गले में अपनी बाहें डालकर। आशीष ने कहा, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है मैंने ऐसा किया तो? आरतू ने कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा, उल्टा मुझे तो अच्छा लगा कि आपको कोई तो मिल गई, मैंने आपको 2 दिन में गर्लफ्रेंड ढूंढ कर दी है, अब तो मेरा काम हो गया। आशीष को याद आया, उसने रथु को 2 दिन का वक्त दिया था उसके लिए कोई लड़की ढूंढने के लिए। आशीष ने कहा, पर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई, मैं दूसरी ढूंढो, तुम्हारे पास 3 घंटे अभी भी बाकी है, नहीं तो तुम्हें पता है मैंने क्या कहा है। आरतू ने याद करने की कोशिश की कि आशीष ने उसे क्या कहा था। जब रितु को याद आया आशीष ने उसे क्या कहा है, याद आते ही आरतू ने कहा, नहीं
मैं ढूंढती हूं ना, आशीष ने कहा। तो फिर लग जाओ काम पर। इतना कहकर उसने रथु को छोड़ दिया और वह जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। रथु ने जल्दी से अपने बाकी बचे दोस्तों को कॉल करके पूछा, क्या कोई डेटिंग करना चाहता है? पर किसने अभी हाँ ना ही कहा। सबने कहा हमारा बॉयफ्रेंड पहले से ही है। देखते देखते रथु के 2 घंटे भी बीत गए। अब रथु के पास बस 1 घंटा बाकी था। जल्दी से भागकर कावेरी और खुशी के पास आई। कावेरी ने रथु ऐसे भागते देखकर कहा, क्या हुआ, तुम इतने भागते हुए क्यों आए हो? क्या कुछ प्रॉब्लम है? रथु ने कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम दोनों प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। खुशी ने कहा, कैसी हेल्प बताओ, अगर पॉसिबल होगा तो करूंगी। आर्थू ने कहा, अगर तुम दोनों की कोई फ्रेंड हो जो डेटिंग करना चाहती हो तो प्लीज मुझे बता दो ना। अगर मैंने 1 घंटे के अंदर अगर नहीं ढूंढी तो मैं तो गई। कावेरी ने कहा, पर तुम किसके लिए ढूंढ रही हो यह तो बताओ, फिर हम तुम्हें बताते हैं। आर्थू ने कहा, आशीष सर के लिए उन्होंने कहा है। अब मेरे बस सिर्फ 1 घंटा बचा है। उन्होंने मुझे 2 दिन का वक्त दिया था, वह खत्म होने आया है। कावेरी ने कहा, यह तुम क्या कहा रही हो? आशीष क्यों अपने लिए लड़की ढूंढने लगा? उसे तो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात हुई ऐसी कि उसे लड़की की जरूरत पड़ी? रथु ने कहा, वह तो मुझे नहीं पता, पर मुझे 1 घंटे के अंदर अगर तुम्हारे पास कोई हो जो डेटिंग करना चाहती हो तो प्लीज मुझे बता देना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कावेरी ने आशीष को कॉल किया। ओ, कैसे अपने भाई को किसी भी लड़की के साथ देख सकती थी। आशीष ने जैसे कॉल उठाया, कावेरी ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों लड़की ढूंढ रहे हो? आप अपने लिए शादी वादी करनी है क्या? आशीष ने कहा, नहीं, आपको किसने कहा? कावेरी ने कहा, अभी डॉक्टर रथु हमारे पास आई थी और वो कह रही थी कि अगर कोई लड़की है सिंगल जो डेटिंग करना चाहती है तो उसके बारे में उसे बताइए। उसे तुमने कहा है कि 1 घंटे के अंदर उसके लिए लड़की ढूंढो। आशीष ने कहा, आप उसकी बात मत सुनो। कावेरी ने कहा, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी, पर तुम मेरी बात सुनना। अगर तुम लड़की ढूंढना चाहते हो तो तुम उसे क्यों नहीं डेट करते? वैसे भी वह कितनी अच्छी है और मुझे पता है तुम्हें वह पसंद है। आशीष ने कहा, पर उसे मैं पसंद नहीं हूं। तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, ये ऑफर मैंने उसे दिया था, पर उसका कहना है हमारी और उसकी फैमिली बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए वह मेरे लिए मेरी हैसियत की लड़की ढूंढ रही है। कावेरी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आशीष ने कहा, मैं रथु को तुम्हारी भाभी बनाना चाहता हूं। कावेरी ने कहा, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? मना लो उसे शादी के लिए। आशीष ने कहा, वही कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने उससे 2 दिनों का वक्त दिया था, उसमें से बस आधा घंटा बाकी रह गया है। देखते हैं वो क्या करती है। वैसे भी आपको कल पता ही चल जाएगा क्या होगा। कावेरी ने कहा, मुझे अच्छी न्यूज का इंतजार रहेगा, अब मैं रखती हूं। देखते देखते आखिरी के 10 मिनट रह गए। रथु फिर से खुशी कावेरी के पास आ गई। रथु ने उन दोनों से कहा, क्या कोई लड़की मिली? दोनों ने भी ना में सिर हिलाया। खुशी ने कहा, एक काम क्यों नहीं करती? तुम भी सिंगल हो, तुम ही उसे डेट कर लो, पेम्प। आर्थू ने कहा, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ना, तुम इस बारे में बात मत करो। खुशी ने कहा, ठीक है, नहीं करूंगी बात, पर तुम क्या करोगी अभी? रतु ने कावेरी से कहा, मेरा एक काम कर लो ना, मुझे आपके केबिन में छुपा लो ना। कावेरी ने कहा, ठीक है, तुम्हें केबिन में कहां जगह दिखती है वहां तुम छुप जाओ, मेरा कुछ कहना नहीं है। वैसे भी अब हमें छूटने में 10 मिनट ही बाकी है, तब तक तुम चाहो तो छुप सकती हो। रथु ने कहा, तब तक तो सही, पर मुझे यही छुपने दो, नहीं तो सर मुझे अच्छी पनिशमेंट देंगे। रथु कावेरी से बात कर रही थी, तभी उन्हें कावेरी के केबिन के बाहर से जूतों की आवाज आने लगी। रतु जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गई। आशीष ने कावेरी के केबिन का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर आते ही आशीष ने पूरी नजरें केबिन पर डाली। उसे पर्दे के पीछे छिपी आर्थू दिखाई दी, पर उसने उसे एहसास नहीं होने दिया कि उसने उसे पकड़ लिया है। आशीष ने कावेरी से कहा, दी मैं चलता हूं, क्या आप मेरे साथ आएगी या बाद में आएंगी? कावेरी भी उसका इशारा समझ गई और उसने कहा, नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। आशीष ने कहा, तो फिर मैं चलता हूं, आप आओ, आपको कब आना है? इतना कहकर वहां से आशीष बाहर की ओर मुड़ा। उसने कुछ कदम बढ़ाए और वहीं एक कोने में जाकर खड़ा हो गया।
आशीष के कदमों की आवाज बंद हो गई। रथु को लगा आशीष जा चुका है, इसलिए रथु पर्दे से बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा तो उसके सामने ही आशीष खड़ा था। फिर भी रथु ने वहां से भागने की कोशिश की, पर आशीष ने उसका हाथ पकड़ लिया था। आशीष ने रथु से कहा, लगता है मुझसे भागने की कोशिश हो रही है, पर तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पनिशमेंट से भाग पाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें जो पनिशमेंट दी थी वह तो तुम्हें मिलेगी। तुमने वक्त पर अपना काम खत्म नहीं किया। अब चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं तुम्हें यही पनिशमेंट दूंगा। रथु ने कावेरी और खुशी की तरफ देखा। वह चाहती थी कि कावेरी और खुशी उसे आशीष से छुड़वाए। खुशी ने कोशिश करते हुए कहा, आप उसे छोड़ दीजिए। अगर वह जाना चाहती है तो उसे जाने दीजिए। आपने क्यों उसे पकड़ रखा है? आशीष ने खुशी से कहा, तुम्हें नहीं पता है, इतने मुझे बहुत परेशान किया है और मैं आज तो इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना कहकर उसने को आपने गोद में उठा लिया और वहां से उसे लेकर गया। खुशी ने कावेरी से कहा, पता नहीं अब यह इसके साथ क्या करेगा। बेचारी डॉक्टर रथु अब तो पनिशमेंट से नहीं बचेगी। रथु कावेरी ने खुशी के कान के पास कहा, मुझे तो लगता है शायद डॉक्टर रथु आज अपनी वर्जिनिटी खोने वाली है। खुशी ने चौंकते हुए कावेरी को देखा और कहा, सच में? कावेरी ने हां में सिर हिलाया और दोनों भी हंसने लगी। कावेरी ने कहा, अब मैं चलती हूं। आशीष तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, मुझे अपने जाने का खुद इंतजाम करना होगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। खुशी को भी निकलना था। खुशी ने घड़ी में वक्त देखा तो 5:30 थे। खुशी ने अपना बैग उठाया और वह भी घर के लिए निकल गई। उसे पैदल जाना था। उसे घर जाने में आधा घंटे लगने वाला था। वह भी जल्दी से हॉस्पिटल से निकल गई। आदित्य भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा खुशी पैदल जा रही है। इसमें गाड़ी रोकी और होता है खुशी के पास आया। उसने कहा, भाभी आप पैदल क्यों जा रही हो? खुशी ने आदित्य को देखा और कहा, वह मुझे गाड़ी नहीं मिली इसलिए मैं पैदल जा रही थी। आदित्य ने कहा, आप मुझे या भाई कॉल कर सकती थी, हम में से किसी ने भी आपको छोड़ दिया होता घर। खुशी ने कहा, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, आप लोगों को बहुत काम होता है। आदित्य ने कहा, यहां से मेंशन बहुत दूर है, आपको टैक्सी तो बुक कर लेनी चाहिए थी। खुशी ने कहा, मेरे दिमाग में नहीं आया। खुशी ने आदित्य को नहीं बताया कि उसके पास बस के लिए पैसे नहीं, तो टैक्सी कहां से? आदित्य ने कहा, चलो मैं आपको छोड़ देता हूं, वैसे भी मैं मेंशन ही जा रहा हूं, कुछ फाइल्स रह गई हैं घर, वह लानी है, बुक करती। खुशी आकर गाड़ी में बैठ गई। आदित्य ने खुशी को मेंशन छोड़ा और वहां से फाइल लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में प्रणव कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, तभी आदित्य वह आ गया। आदित्य ने प्रणव से कहा, भाई मैं फाइल्स लेकर आया हूं, मुझे रास्ते में भाभी मिली थी। ओ, पैदल घर जा रही थी, मैंने जाते वक्त उसे घर छोड़ दिया है, उन्हें जाने के लिए बस नहीं मिली थी। प्रणव ने कहा, उसने फोन नहीं किया, उसे कॉल तो करना चाहिए था, छोड़कर आता मैं उसे घर। आदित्य ने कहा, मैंने भी उसे यही कहा था कि आपको हमें कॉल करना चाहिए था, हम में से कोई भी आपको घर छोड़कर आता। वैसे भी उनकी इस हालत में उन्हें अकेले नहीं जाना आना चाहिए। एक काम कर लो, आप उनको जाने के लिए घर से गाड़ी भेज दो। प्रणव ने कहा, मैं उससे रात को बात करता हूं, फिर देखता हूं क्या करना है, अब हम अपना काम कर लेते हैं। आदित्य ने कहा, ठीक है, पर अब एक बार उनसे बात जरूर कर लेना। आदित्य और प्रणव दोनों अपना अपना काम करने लगे। यहां आशीष ने रथु को अपने गाड़ी में बिठा दिया और उसने गाड़ी शुरू कर दी और वह गाड़ी रथु के घर के लिए लेकर गया। आशीष ने गाड़ी लाकर रथु के घर के सामने खड़ी कर दी और वह गाड़ी से उतर गया। रथु बिल्कुल भी गाड़ी से नहीं उतरी हो, गाड़ी में बैठी रही। आशीष रथु के पास आया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाला। उसने रथु का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने की कोशिश की, परंतु रथु जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए आशीष ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे अंदर लेकर गया। आशीष ने रथु को उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा किया और उसके बैग से चाबी निकालकर उसके घर का दरवाजा खोला और उसे अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया और अंदर से दरवाजा लगा दिया। आशीष जाकर रथु के पास बैठ गया। रथु उससे थोड़ा खिसक कर बैठ गई। आशीष रथु के और करीब जाकर बैठ गया। रथु फिर से खिसकने लगी। रथु अपने जगह से खिसक पाती,
उससे पहले आशीष ने उसे उठा लिया और अपनी गोद में बिठा दिया। रतु ने आशीष के गोद से उतरने की कोशिश की, पर आशीष ने उसे कसकर पकड़ लिया था। आशीष ने रतु के कान के पास कहा, कोशिश करके भी कोई फायदा नहीं, चाहो तो कोशिश कर सकती हो, आज तुम्हें जाने नहीं देने वाला। आशीष ने रतु के कमर पर हाथ रखा। रतु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आशीष ने अपना हाथ रतु के कपड़ों के अंदर डाल दिया। रतु ने आशीष का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं प्लीज छोड़िए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आशीष ने कहा, तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुप बैठोगी और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दोगी। इतना कहकर उसने उसके गर्दन पर किस किया। आर्थू ने कहा, प्लीज छोड़िए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आशीष ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, तुम बस चुप बैठा और मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करने दो। इतना कहकर आशीष फिर से आर्थू को किस करने लगा। आशीष का भी है उसके होठों पर, कभी उसके गर्दन पर, माथे पर, जगह जगह किस करने लगा। उसने अब धीरे धीरे अपने हाथ रतु के कपड़ों के अंदर डालना शुरू कर दिया। रतु बहुत बेचैन हो गई। आशीष अपने हाथों से रतु के पूरे बॉडी को सहलाने की कोशिश कर रहा था। आशीष ने धीरे धीरे अपने हाथ रतु के चेस्ट की तरफ लाए और उसके चेस्ट को दबाने लगा। उसने औरतों के कानों में कहा, तुम्हारे चेस्ट तो बहुत सॉफ्ट है, मुझे नहीं पता कि इतनी सॉफ्ट होंगी। रतु ने धीरे से कहा, हर लड़की की चेस्ट सॉफ्ट होती है, क्या आपको पता नहीं? आपने किस किस को छुआ था जो आप ऐसे कह रहे हो? आशीष ने कहा, मैंने किसी की भी चेस्ट को अभी तक छुआ नहीं तुम्हारे छोड़कर, क्या हर लड़की की चेस्ट इतनी सॉफ्ट होती है? आर्थू ने कहा, नहीं, जो सर्जरी करवाते हैं उनकी चेस्ट इतनी सॉफ्ट नहीं होती। आशीष ने कहा, पर लड़कियां सर्जरी क्यों करवाती हैं? रतु ने कहा, उनके ब्रेस्ट बड़े दिखे और उभर कर दिखे इसके लिए। आशीष ने कहा, पर तुमने तो कोई सर्जरी नहीं की, फिर भी तुम्हारी चेस्ट उभर कर कैसे दिख रही है? अर्थू ने कहा, मेरी नेचुरल है इसलिए उभर कर दिख रही है, बिना सर्जरी के। आशीष ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी नेचुरल ली है, मुझे भी छूने में मजा आएगा। इतना कहकर वो और उसे जोर से दबाने लगा और उसे किस भी करने लगा। आशीष ने रतु को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। आशीष ने देखा अब रतु भी उसका साथ दे रही है। आशीष ने देखा, उसने बाहों में उठाया और उसे बेडरूम में लेकर गया। आशीष ने आर्थू को ले जाकर बेड पर लिटा दिया और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। धीरे धीरे उसने आर्थू के सारे कपड़े उतार दिए और खुद के भी कपड़े उतार दिए। दोनों बिस्तर पर बिना कपड़ों के एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। आर्थू के लिए पहली बार था। आशीष ने भी पहले कभी नहीं किया था, पर उसने वीडियो देख रखी थी, इसलिए मुझे सब कुछ पता था कैसे क्या करना है। रतु ने बस एक ही बार देखी थी, वह भी पूरी नहीं देखी थी, बस यह ताऊ देखी थी कि एक दूसरे के कपड़े उतार कर एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके आगे के देखने में उसे शर्म आ रही थी, इसलिए उसने आगे की वीडियो नहीं देखी थी। आर्थू के लिए पहली बार था, फिर भी वो आशीष का साथ एंजॉय कर रही थी। रतु को तेज दर्द भी हो रहा था। जब भी आशीष ज्यादा फोर्स डालता, रतु के मुंह से चीख निकलती थी। आशीष ने रतु से कहा, क्या यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? आर्थू ने कहा, हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है और आप भी वही इंसान हैं जिसके साथ मैं यह सब कर रही हूं। सपने में भी मुझे छोड़कर जाने की कोशिश मत करना। आशीष ने कहा, मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? रतु ने कहा, अगर आपको मुझसे कोई अच्छी मिल गई तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। आपका क्या भरोसा, आप जैसे अमीर लोग यही तो करते हैं, बस अपने मतलब की करते हैं। आशीष ने कहा, अगर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होता तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता। अब मुझसे झगड़ना बंद करो और तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो एंजॉय कर लो। इसका मतलब आपने किसी और लड़की के साथ किया है, आपका यह फर्स्ट टाइम नहीं है। आशीष ने कहा, मैंने किसी लड़की के साथ नहीं किया है, पर टॉयज के साथ किया है। आर्थू ने कहा, क्या या आप टॉयज के साथ करते हो? आशीष ने कहा, अब तक करता था तो आगे नहीं करूंगा, अब आगे नहीं करूंगा, अब तुम जो मुझे मिल गई हो। इतना कहकर और फिर से रतु को किस करने लगा। आशीष और रतु दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जैसे आशीष रतु से अलग हो गया। आर्थू ने शर्म से अपने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। आशीष ने उसे पीछे से हग कर लिया और उसके कान के पास कहा, क्या हुआ, तुम शर्मा क्यों रही हो? वैसे भी हम एडल्ट, हम लोगों के बीच में नॉर्मल बात है। रतु ने कहा, आपके लिए होगी, ये नॉर्मल बात मेरे लिए नहीं। आशीष ने कहा,
ठीक है, अगर तुम्हारे लिए नहीं नॉर्मल तो वैसे ही सही। आशीष औरत बात कर रहे थे। तबीयत के पेड़ से आवाज आने लगी। आशीष ने रथु की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? रथु ने कहा, आपके चक्कर में दोपहर को मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया था, इसलिए मुझे इतनी जल्दी भूख लग गई। पर आपने मुझे बहुत थका दिया है, मन नहीं है खाना बनाने का। आशीष ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए खाना मैं बना लेता हूं, तब तक तुम नहा लो। ने रथु ने कहा, क्या आपको खाना बनाना आता है? आशीष ने कहा, थोड़ा बात तो आता है, ज्यादा नहीं, पर खाने जितना अच्छा तो बनाता हूं। रथु ने कहा, तो ठीक है, आप खाना बनाएं, तब तक मैं नहाकर आती हूं। आशीष बेड से उठा, उसने अपने कपड़े पहन लिए और वो किचन की तरफ चला गया। रथु भी उठकर शावर लेने चली गई। रथु आधे घंटे बाद शावर लेकर बाहर आ गई। वो जाकर टेबल पर बैठ गई। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर पहले से ही खाना रखा है। उसने खोलकर देखा तो एक बाउल में नूडल्स थे। उसने दूसरा बाउल खोलकर देखा तो उसमें सूप था। उसने तीसरा बाउल खोलकर देखा तो उसमें बॉयल एग थे। चौथे माई ग्रिल चिकन था और पांचवे माई प्लेन राइस। आर्थू इतना सारा खाना देखकर शॉक हो गई। उसने कहा, कैसे बना लिया इतना सब? इतना तो मैं भी नहीं बना सकती इतनी देर में। इन्होंने आधे घंटे में इतना सब बना लिया, कैसे किया? आर्थू यह सब कह रही थी, तभी अंदर से आशीष एक प्लेट में सलाद लेकर आ गया। आशीष ने कहा, क्या तुम्हें खाना पसंद आया? रथु ने कहा, देखने में तो अच्छा है, पर खाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपने आधे घंटे में इतना सारा कैसे बना दिया? आशीष ने कहा, मैंने सब एक साथ बनाना शुरू किया, इसलिए आधे घंटे में बन गया। खाकर देखो अच्छा बना है या नहीं। रथु ने एक एक करके अपने प्लेट में खाना डाल लिया। तूने खाने की स्मेल ली। स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। रथु ने एक डिश को छक कर देखा। हर डिश एक से बढ़िया बनी थी। आशीष ने कहा, कैसे लगा तुम्हें खाना? आर्थू ने कहा, खाना बहुत बढ़िया है, मैंने ऐसा खाना अब तक नहीं खाया। आशीष भी बैठ गया। आशीष ने भी अपने प्लेट में खाना लिया और वह भी खाना खाने लगा। आशीष ने रार्थू से कहा, अच्छे से पेट भरकर खाना खा लो, एनर्जी आनी चाहिए, हमें बाकी का काम पूरा जो करना है। आर्थू ने कहा, कौन सा काम पूरा करना है? अब क्या काम बाकी है? आशीष ने कहा, तुम अपना खाना खत्म कर लो, फिर मैं बताता हूं क्या काम पूरा करना है। आर्थू ने कहा, अगर इंपॉर्टेंट काम नहीं तो क्या खाना खाने के बाद में सो सकती हूं? आशीष ने कहा, नहीं, काम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी बेडरूम में ही है, वह हो जाने के बाद तुम सो सकती हो। आर्थू ने कहा, बेडरूम में ऐसा क्या काम है जो मुझे नहीं पता? आशीष ने कहा, बेडरूम में जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा आखिर काम क्या है। रथु ने कहा, ठीक है, बेडरूम में जाने के बाद देखेंगे। इतना कहकर वो अपना खाना खत्म करने लगी। आशीष ने भी अपना खाना खत्म कर लिया। रथु ने प्लेट्स उठाकर किचन में लेकर गई और उसने सारी प्लेट धो ली। आशीष तब तक दोनों के लिए आइसक्रीम लाने चला गया। आशीष ने दोनों के लिए आइसक्रीम लाई, तब तक रथु ने अपना काम खत्म कर लिया। आशीष आइसक्रीम लेकर आ गया। उसने रथु को एक आइसक्रीम दी और जो बाकी बची थी वो उसने फ्रिज में रख दी। आशीष औरतों ने दोनों ने आइसक्रीम खत्म कर दी। आइसक्रीम खत्म करने के बाद आर्थू ने आशीष से कहा, आपको घर नहीं जाना, बहुत लेट हो गया है। आशीष ने कहा, अगर मैं घर चला गया तो बेडरूम में जो जरूरी काम है वो कौन करेगा? रथु ने कहा, तो चलो जल्दी चलिए, जो काम करना है वो करिए, फिर अपने घर जाइए, बहुत लेट हो गया है। आशीष सोफे से उठा और उसने रथु को अपने गोद में उठाकर उसे कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर लिटा दिया। उसके बाद आशीष ने अपने कपड़े उतारे और वो रथु के पास गया। रथु ने आशीष से कहा, आपने अपने कपड़े क्यों उतारे? आशीष ने रथु के कान के पास कहा, मुझे सेक्स करना है। रथु ने आशीष से कहा, नहीं, कुछ देर पहले तो किया था और मैं बहुत थक गई हूं, मुझे नहीं करना। आशीष ने कहा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस कुछ देर में ही हो जाएगा। अगर तुमने मुझे अभी करने दिया तो मैं तुम्हें 2 दिन तक परेशान नहीं करूंगा। रथु ने आशीष की बात मान ली और उसे जो करना था वह करने दिया। कुछ देर बाद आशीष रथु से अलग हो या और उसने रथु को अपने बाहों में लिया और कहा, मन नहीं हो रहा तुमसे अलग होने का, क्या फिर एक बार करूं? रथु ने कहा, नहीं, मैं बहुत थक गई हूं, हम फिर कभी करेंगे, अभी नहीं, अभी मुझे सोना है। अगर आपको घर जाना है तो आप जाइए, नहीं तो यही सो जाइए, मैं अब सो रही हूं। आशीष ने कहा, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम आराम से सो जाओ। आशीष ने रथु के ऊपर चद्दर डाली
और वह शावर लेने चला गया। यहाँ खुशी अपने कमरे में थी। खाना खाने का वक्त हो गया था, इसलिए खाना खाने नीचे गई। प्रणव अभी तक आया नहीं था, इसलिए वह अकेले ही गई। सब लोग नीचे खाना खा रहे थे। खुशी जाकर उनके पास बैठ गई। खुशी को अकेले देखकर मान ने कहा, क्या हुआ, प्रणव नहीं आया अभी तक? खुशी ने कहा, नहीं, अभी तक वह ऑफिस में है, उन्हें कोई जरूरी काम है। मान ने कहा, यह क्या बात हुई, वाइफ को घर लेकर आया है और उसका ही पता नहीं। घर पर ऐसे कैसा पति, तुम्हें उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। खुशी ने कहा, मैं ऐसे नहीं करना चाहती, उन्होंने मुझे छूट दी है तो मैं क्यों उन्हें काम करने से रोकूं। मान ने कहा, तुम्हारे जैसे सोच वाली पत्नी हर किसी को मिलने चाहिए, नहीं तो हम लोगों की बीवी है जो हमें घर से निकलने तक नहीं देती। मान की बीवी मिताली ने कहा, मैंने कब आपको रोका है, आपके काम पर जाने से क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हो आप। मान ने कहा, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था, तुमने भी सीरियसली ले लिया। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, मैं औरों की बात कर रहा था। मुझे पता है तुमने कभी मुझे नहीं रोका और हर बार मेरा साथ दिया है। दादी जी ने कहा, तुम लोग तो इतनी सी बात पर झगड़ने लगे, क्या मिलता है तुम लोगों को झगड़कर? मान ने कहा, हम कहां झगड़ रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग जा कर रहे हैं? हम लोगों को एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी महेश जी ने कहा, तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं रोकती होगी, पर मेरी बीवी तुझे रोकती है। महेश की बात पर संध्या ने कहा, पर आप मेरी सुनती हैं क्या? कभी सुनते हैं क्या? आप तो करते अपनी मर्जी की है, फिर भी मेरा नाम आगे कर रहे हैं। महेश जी ने कहा, तुम रोकती हो ना मुझे, इसलिए मैंने कहा। संध्या ने कहा, मैं आपको कितना भी रोकूं, फिर भी आप अपनी मर्जी के करते हैं। मैं आपको रोकती हूं क्योंकि आप काम ही ऐसे करने जा रहे होते, इसीलिए मैं आपको रोकती हूं। महेश जी ने कहा, ठीक है बाबा, तुम्हारी बात सच, अब बस करो। अब हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए कि हम आप उनके सामने झगड़ेंगे। संध्या ने कहा, आपने ही शुरुआत की थी, मैं चुप थी। महेश जी ने कहा, ठीक है, मैंने शुरुआत की थी तो अब मैं कह रहा हूं चुप हो जाऊं और अपना खाना खत्म कर लो। संध्या ने कहा, अब आप तो मुझे एक चुप करेंगे ना? आपको खुद की गलती तो कभी दिखती नहीं, हर बार मेरी गलती दिखती है। समर ने उन दोनों को चुप करते हुए कहा, मां पापा सब लोग हैं, या आप झड़ना बंद कीजिए। संध्या ने कहा, तुम्हारे पापा ने शुरुआत की थी, उन्हें को चुप रहिए। समर ने महेश जी से कहा, पापा अब तो चुप रहिए, एएपी टॉपिक को कहां से कहां ले गए हैं। पार्थ ने कहा, मां पापा प्लीज आप चुप बैठे हैं ना, क्यों बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। महेश और संध्या उन दोनों की बात से चुप हो गए। सावित्री जी ने कहा, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। महेश ने कहा, मां पर आपके लिए, हम तो अभी बच्चे हैं ना, मां के होते हैं क्या। सावित्री जी ने कहा, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, अपने बीवी की भी नहीं सुनते और मेरे भी नहीं सुनते, क्या करूं मैं तुम्हारा। महेश जी ने कहा, क्या मां आप भी क्या बात लेकर बैठी है, खाना कहां लीजिए। सावित्री जी ने कहा, कोई अब कुछ भी बात नहीं करेगा, सब लोग अपना अपना खाना खा लो। वह लोग खाना खाते खाते बात कर रहे थे, तभी आदित्य और प्रणव घर आ गए। दादी जी ने आदित्य और प्रणव से कहा, खाना खा लो। प्रणव ने कहा, नहीं मैंने खाना खा लिया है, आप लोग खाइए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर प्रणव और आदित्य प्रणव के कमरे की ओर जाने लगे। सब लोगों का खाना लगभग खत्म नहीं होने वाला था, तभी डोरबेल बजी। नौकर राजा का दरवाजा खोला के दरवाजे पर दादाजी खड़े थे और उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। दादाजी को देखकर आदित्य और प्रणव वहीं सीढ़ियों पर ही रुक गए। दादाजी को देखकर सब लोग खड़े हो गए। शराबी अपने चेहरे से उसका दादाजी के पास गई, उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार था। दादाजी ने सब लोगों से कहा, डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और मैंने आपसे कहा था ना, उसके पेट में जो बच्चा है वह इसी घर का बच्चा है। दादी जी ने कहा, पर यह किसका बच्चा है, क्या आप मुझे बता सकते। दादाजी ने कहा, आप खुद ही देख लीजिए रिपोर्ट में क्या लिखा है। इतना कहकर उन्होंने रिपोर्ट दादी जी के हाथों में दे दी। दादी जी ने सभी लोगों की रिपोर्ट देखी। अब तक उन्होंने जिन जिन की रिपोर्ट देखी थी वो एक भी रिपोर्ट मैच नहीं हो रही थी। तभी उनके सामने एक रिपोर्ट आई जो मैच कर रही थी। तब उन्होंने नाम देखा। करो नाम देखकर वह हैरान हो गई। उन्होंने एक बार सब लोगों के चेहरे देखे।
सब लोग दादी जी को ही देख रहे थे। प्रताप ने कहा, क्या लिखा है रिपोर्ट में? 11 दादी जी ने कहा, तुम खुद ही देखो क्या रखा है रिपोर्ट में। इतना कहकर उन्होंने रिपोर्ट, प्रताप ने भी सभी रिपोर्ट देख लिए। उसने पहले खुद का और बाद में प्रणव का रिपोर्ट देखा, जो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। उसने चैन की सांस ली। तब तक आदित्य और प्रणव भी नीचे आ गए थे। प्रताप ने बाकी के रिपोर्ट देखना शुरू किया। उसके सामने एक रिपोर्ट आई जो मैच कर रही थी। प्रताप ने नाम देखा। वह नाम देखकर वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ, बल्कि वो मुस्कुराया। प्रताप को मुस्कुराते हुए देखा। प्रणव ने कहा, मुझे दीजिए और रिपोर्ट मुझे भी देखने दीजिए। क्या लिखा है जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? किसका है यह बच्चा? प्रताप ने वो रिपोर्ट प्रणव के हाथ में दी और कहा, खुद ही देख लो किसका यह बच्चा और क्यों मैं मुस्कुरा रहा हूं। प्रणव ने उसके हाथ से रिपोर्ट ली और उसने एक एक रिपोर्ट देखी। उसमें से किसी का भी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट अभी तक मैच नहीं हुआ था। अब बस वह और एक वो जिसका यह बच्चा है। प्रणव को आप थोड़ा डर लगने लगा था, कहीं वो रिपोर्ट उससे मैच तो नहीं हो गई। पहले भी ऐसे हुआ है, इसलिए थोड़ा डर रहा था। तभी उसके सामने उसके आरोप बच्चे के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई। वह देखकर खुश हो गया कि शुक्र है उसके साथ उस बच्चे का डीएनए मैच नहीं हुआ। प्रणव ने आखिरी वाली रिपोर्ट देखी तो उस शख्स से डीएनए रिपोर्ट मैच हो रही थी। प्रणव ने ऊपर नाम देखा तो प्रणव को भी ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आदित्य, दादी जी, प्रणव और प्रताप ने रिपोर्ट देखी थी। समर से अब रहा नहीं गया। समर ने कहा, मुझे भी दिखाओ आखिर किसका बच्चा है यह जो ये यहां लेकर आई है। प्रणव ने समर को रिपोर्ट देते हुए कहा, देख लो, तुम खुद ही देख लो, तुम्हारा देखना जरूरी है। समर ने प्रणव के हाथों से रिपोर्ट ले ली और उसे देखने लगा। बारी बारी सबकी रिपोर्ट देख ली, किसी की भी रिपोर्ट मैच नहीं हुई। अब उसने आखिरी रिपोर्ट देख ली। वह रिपोर्ट बच्चे के डीएनए से बिल्कुल मैच हो रही थी। तब उसने उस रिपोर्ट पर लिखे नाम को पढ़ा और वह खुद भी हैरान हो गया। रिपोर्ट पर जो नाम है वह देखकर उसने कहा, यह नहीं हो सकता, यह रिपोर्ट झूठी है। स्वरा ने समर के हाथों से रिपोर्ट छीन ली और कहा, मुझे देखने दो, क्या सच है और क्या झूठ है। स्वरा ने रिपोर्ट ली और वह देखने लगी। उसने पहले प्रताप के साथ देखी तो प्रताप के साथ उसके बच्चे की डीएनए रिपोर्ट सच में नहीं मिल रही थी। उसके बाद उसने प्रणव के साथ देखी, प्रणव के साथ भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद अपने आदित्य के साथ देखी, उससे भी उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। उसके बाद बारी बारी उसने सबके साथ मैच करके भी कि पर किसी के साथ भी नहीं मिली। अब आखिरी रिपोर्ट बाकी थी। उसने उस आखिरी रिपोर्ट से मैच करके देखा तो उससे रिपोर्ट मैच हो रही थी। उसने रिपोर्ट पर लिखा नाम पढ़ा, वह भी हैरान हो गई। उसने कहा, यह नहीं हो सकता, यह बच्चा इसका नहीं हो सकता, शायद रिपोर्ट गलत है। सब लोकसभा की तरह भी देख रहे थे। सब लोगों ने स्वरा से कहा, क्या हुआ, क्या आया है रिपोर्ट में और किसका बच्चा है जो तुम यहां लेकर आई हो? रथु ने वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने फेंकी और कहा, आप खुद ही देख लो किसका बच्चा है, और वहां से भागकर अपने कमरे में गई। महेश जी ने रिपोर्ट उठाकर देखा और उस पर जो नाम लिखा था वह देखकर अभी हैरान हो गए। महेश जी ने आकर एक तेज थप्पड़ समर के गालों पर मारा। उसके मुंह पर वो डीएनए रिपोर्ट फेंकते हुए कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, ये बच्चा तुम्हारा है। ये मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। तुमने तो मेरी इज्जत ही उठा ली, पूरे परिवार के सामने मेरी नाक काट दी। महेश गुस्से से वहां से चला गया। बाकी सब लोगों को पता चल गया कि यह समर का बच्चा है। वह भी एक के बाद एक वहां से चले गए। समरा अकेला ही हॉल में रह गया। प्रणव भी खुशी को वहां से लेकर गया। खुशी को इन झमेलों में पाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे अपने साथ लेकर गया। कमरे में जाने के बाद खुशी ने प्रणव से कहा, यह सब क्या चल रहा है? प्रणव ने कहा, तुम इसमें ज्यादा ध्यान मत दो, मैं देख लूंगा क्या है, तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो। खुशी ने कहा, मैं इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहती, पर क्या हो रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? प्रणव ने कहा, स्वरा प्रेग्नेंट थी और उसे लगा को प्रताप का बच्चा है, इसलिए वह अपना हक मांगने आई थी। पर प्रताप ने कहा, वो मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए सबके साथ डीएनए टेस्ट किया गया। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद पता चला है कि वह समर का बच्चा है। खुशी ने कहा, तो समर को उस बच्चे को अपनाना चाहिए, आखिर वो उसका खून है। प्रणव ने कहा, उसे अपनाना चाहिए और अब उन दोनों की मर्जी, दोनों क्या चाहते हैं। खुशी ने कहा, यह भी है,
अगर स्वरा नहीं चाहती तो हम उसे रोक नहीं सकते। प्रणव ने कहा, वैसे मैं उससे एक बार बात कर लेता हूं, उसका क्या कहना है? खुशी ने कहा, यही सही रहेगा, आप एक बार बात करके देखिए क्या होता है। प्रणव वहां से समर के कमरे की तरफ चला गया। समर कमरे में बैठकर के सोचने की कोशिश कर रहा था, आखिर स्वरा के पेट में उसका बच्चा कैसे है? क्या वह उस रात का नतीजा है? और वह तो पहले से प्रेग्नेंट थी ना। समर यह सब सोच रहा था, तभी वहां प्रणव आ गया। समर को सोचते हुए देखकर प्रणव ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यही कि यह बच्चा तुम्हारा कैसे है ना? समर ने कहा, सोचूं नहीं तो क्या करूं? वह जब इस घर से तुमने उसे निकाला था तो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो वह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? प्रणव ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि वह तुमसे कुछ छुपा रही हो। पहले प्रेग्नेंट ही ना हो, पर जब तुम दोनों एक साथ थे तब वह प्रेग्नेंट हुई होगी। समर ने कहा, पर वह हम लोगों से क्यों झूठ बोलेगी? उसे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? प्रणव ने कहा, यह बात तुम्हें उससे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट मैच हो गए हैं। तुम बस जाकर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ, जिसे पता लग जाएगा बच्चा कितने महीने का है, जिससे सब सामने आ जाएगा। समर ने कहा, यही सही रहेगा, मैं उसे कल देकर जाता हूं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, जिससे पता चल जाएगा कि कितने महीने की प्रेग्नेंट है। प्रणव ने कहा, तुम एक बार जाकर उससे मिल लो, उसे भी अच्छा लगेगा। समर ने कहा, मैं अभी जाकर उसे मिल लेता हूं, देखता हूं और क्या कर रही है। इतना का करो। वहां से स्वरा के कमरे की तरफ चला गया। पुराना भी अपने कमरे में गया। उसे भी कुछ काम करना था, उसे खुशी से बात भी करनी थी। प्रणव अपने कमरे में आया। उसने देखा खुशी सो चुकी है। उसने खुशी के ऊपर ब्लैंकेट डाला और वह अपने स्टडी रूम में चला गया। आदित्य वाह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। यहां समर स्वरा के कमरे में आया। उसने देखा स्वरा अपना बैग भर रही है। समर ने उसे कहा, यह तुम क्या कर रही हो? अपना बैग क्यों पैक कर रही हो? स्वरा ने कहा, मैं इस घर से जा रही हूं, मुझे इस घर में और नहीं रहना। समर ने कहा, पर तुम यहां से क्यों जा रही हो? तुम अपने लिए और बच्चे के लिए तो यहां आई थी ना। स्वरा ने कहा, हां मैं अपने बच्चे के लिए आई थी, पर मुझे लगा था यह प्रताप का बच्चा है जिसे मैं प्यार करती हूं, पर यह तो तुम्हारा बच्चा निकला। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता, कैसे मैं तुम्हारे साथ रहूं? समर ने कहा, बच्चे के लिए तो रह लो, ऐसे अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए। स्वरा ने कहा, किस अधिकार से मैं यहां रहूं? समर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूं। स्वरा ने कहा, पर मैं प्रताप से प्यार करती हूं और हम एक घर में कैसे रह सकते हैं? स्वरा ने कहा, प्रताप ने भी शादी कर ली है। स्वरा ने कहा, वह मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बस मेरा यूज किया है। शादी करने की बात आई तो किसी और से कर ली। समर ने कहा, वह पहले से उनसे प्यार करते थे और उनका 4 साल का बच्चा भी है। स्वरा ने कहा, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और मेरे अलावा उनकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है, तो यह कहां से आ गई? तुम झूठ कह रहे हो। अगर ऐसा होता तो मुझे वह यहां दिखती। समर ने कहा, वह अपने बच्चे को लेकर अपने मां से मिलने गई है, इसलिए वह तुम्हें या नहीं दिख रही। स्वरा ने कहा, मैं अभी जाकर प्रताप से पूछती हूं, यह सच है क्या? इतना खाकर वो भागते हुए प्रताप के कमरे की ओर चली गई। समर ने कहा, थोड़ा धीरे, इतने तेज मत भागो। पर स्वरा ने समर की एक भी बात नहीं सुनी और वह सीधे प्रताप के कमरे की ओर चली गई। प्रताप सोने जा रहा था। स्वरा आकर प्रताप का दरवाजा नॉक किया। प्रताप ने दरवाजा खोला। उसने देखा सामने स्वरा खड़ी है। प्रताप ने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? अब तो तुम्हें भी पता चला है, यह बच्चा मेरा नहीं है। स्वरा ने कहा, मैं उसके लिए नहीं आई, मैं बस आपसे पूछने आए हो, क्या आपने शादी कर ली है और आपका बच्चा भी है? प्रताप ने कहा, मैंने शादी भी कर ली है और मेरा 4 साल का बच्चा भी है। अब और क्या सुनना है तुम्हें? स्वरा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने शादी नहीं की। अगर तुमने शादी की है तो तुम्हारी बीवी और बच्चे कहां हैं? प्रताप ने कहा, तुम्हें मेरी बीवी और बच्चे से मिलना है ना, तो मिलो। इतना कहकर उसने प्रिया को आवाज दी। प्रिया बाथरूम में थी। प्रिया बाथरूम से बाहर आ गई। उसने दरवाजे पर देखा तो दरवाजे पर प्रिया थी। स्वरा ने कहा, तुम प्रताप की पत्नी नहीं हो सकती। प्रिया ने कहा, तुम्हें क्या मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊं तब तुम मानोगी?
स्वरा ने प्रताप से कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे अंधेरे में रखा। प्रताप ने कहा, मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा, मुझे भी नहीं पता था। मेरा एक बच्चा है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला है कि मेरा एक बच्चा है, इसलिए मैंने इससे शादी कर दी और दोनों को अपनाया है। तुम्हें भी समर के साथ शादी कर लेनी चाहिए और उसके बच्चे को उसे देना चाहिए। स्वरा ने कहा, पर मैं तुमसे प्यार करती हूं, उससे नहीं। मैं कैसे उससे शादी कर लूं? प्रताप ने कहा, तुम उससे प्यार नहीं करती तो उसका बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे है? उल्टा तुमने मुझे अंधेरे में रखा उसके बच्चों को मेरा बच्चा कहकर। और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मेरे पीछे आना छोड़ दो। अब मेरी भी शादी हो चुकी है। तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम भी शादी कर लो, और अच्छा होगा अगर तुम समर से शादी करोगी तो। स्वरा ने अपने मुंह पर हाथ रखा, रो रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। स्वरा उस रात बहुत रोए। उसके मन में एक बार ख्याल भी आया कि वह सुसाइड करे, पर जब उसे अपने बच्चे का ख्याल आया था, उसने वह दिमाग से निकाल दिया और वैसे ही सो गई। अगली सुबह 6 बजे ही उठ गई और उठकर वो सीधे समर के पास गई। समर अब भी सोया हुआ था। स्वरा ने जाकर समर का दरवाजा नॉक किया। समर ने उठकर दरवाजा खोला। उसने देखा उसके सामने स्वरा खड़ी है। स्वरा ने समर्थन को देखा। समर ने शर्ट नहीं पहनी थी। स्वरा जल्दी से पीछे मुड़ी और उसने कहा, आपने कपड़े नहीं पहने, प्लीज कपड़े पहन लीजिए। समर ने खुद को देखा तो वह बिना शर्ट के था। उसे आदत थी बिना शर्ट के सोने की। वह अंदर गया और उसने टी शर्ट पहन ली और उसने स्वरा से कहा, अंदर आ जाओ, मैंने शर्ट पहन ली है। स्वरा पीछे मुड़ी और कमरे के अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर सीधे समर से कहा, मैं आपसे शादी के लिए रेडी हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। जमाने का मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, पर तुम्हें प्रताप से दूरी बनानी होगी। उसका ख्याल अपने दिमाग से निकलना होगा। शादी होने के बाद मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता कि मेरी बीवी किसी और को चाहे। स्वरा ने कहा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी उन्हें भूलने की, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतने जल्द भी प्यार को भुलाना इतना भी आसान नहीं होता। समर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहे उतना वक्त तुम ले सकती हो, पर तुम्हें बच्चे होने के पहले ही उसे भूलना होगा। स्वरा ने कहा, इतना वक्त मेरे लिए काफी है उसे भुलाने के लिए। समर ने कहा, तो ठीक है, 10 बजे रेडी रहना, हम जाकर कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे भी तो अपने बच्चे को देखना है। स्वरा ने कहा, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को देखने से नहीं रोकूंगी। इतना कहकर स्वरा अपने कमरे में गई। उसने अपने कमरे में जाकर अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, आपसे हम दोनों एक जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे पता है तुम मेरे इस फैसले से खुश हो। आखिरकार तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए। कितना कहकर बेड पर जाकर लेट गई। अभी काफी वक्त 10 बजाने में उसने सोचा वह थोड़ा सो लेगी। वह कुछ देर के लिए सो गई। यहां खुशी भी नींद से उठ गई। उसने घड़ी में वक्त देखा तो 7 बजे थे। उसने अपने बगल में देखा तो कोई भी नहीं था। बिस्तर वैसे का वैसा ही था। खुशी ने कहा, लगता है ये रात को सोने नहीं आए, स्टडी रूम में ही सो गए, एक बार जाकर देखती हूं। खुशी स्टडी रूम की ओर गई। उसने स्टडी रूम में जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। एक नौकर स्टडी रूम की साफ सफाई कर रहा था। खुशी उससे ने कहा, प्रणव सर कहां है? उसने कहा, साहब तो कब के ऑफिस के लिए निकल गए, उन्हें कुछ जरूरी काम था। खुशी ने कहा, ठीक है, तुम अपना काम कर लो, और वहां से फिर से अपने कमरे में आ गई। खुशी भी जाकर रेडी होने लगी। उसे भी हॉस्पिटल जाना था। खुशी ने सोचा कि वह प्रणव को एक बार कॉल कर कर देखें। उसने अपना मोबाइल हाथ में कॉल करने के लिए लिया, तब उसे याद आया उसके पास तो प्रणव का नंबर ही नहीं है। उसने फिर से अपना मोबाइल नीचे रखा और वह शावर लेने चली गई। खुशी शावर लेकर आई। वह हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होने लगी। रेडी होकर नीचे गई। उसने नीचे जाकर ब्रेकफास्ट कर लिया और वह हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आज भी उसे पैदल ही जाना था। खुशी हॉस्पिटल जा रही थी, पर उसका कोई छुपकर पीछा कर रहा था। उसने चुपके से खुशी की तस्वीरें ली और वो प्रणव को सेंड कर दी। उसके नीचे एक मैसेज भी सेंड कर दिया। प्रणव ने वह मैसेज देखा। प्रणव को बहुत गुस्सा आ गया। मैसेज में खुशी के फोटो के नीचे लिखा था, लगता है तुम्हारे घर में गाड़ियां नहीं, इसलिए तुम्हारी बीवी पैदल ही जा रही है।
हमारे लिए अच्छा मौका है उसे उठाने के लिए। वैसे तुम्हारी बीवी खूबसूरत बहुत है, मन कर रहा है उसके साथ कुछ करूं। प्रणव ने कहा, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे? उस आदमी ने सामने से कहा, मैं तो उसे हाथ लगा भी चुका हूं, अब देखता हूं तुम क्या करते हो। प्रणव ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की, और तुम हो कौन, पहले यह मुझे बता दो। उस आदमी ने कहा, इतने दिनों से ढूंढ रहे हो तुम्हें, मैं अभी तक मिला नहीं, मुझे लगा शायद तुमने मुझे ढूंढ लिया। प्रणव ने कहा, सांप की तरह बिल, मैं क्यों छुपकर बैठे हो, हिम्मत है तो बाहर आओ, मर्दों की तरह। उस आदमी सामने से हंसने वाले इमोजी भेजे और कहा, मैं तो कब से तुम्हारे सामने ही हूं, तुम ही नहीं ढूंढ पा रहे हो, थोड़ा अपना दिमाग दौड़ा दो और मुझे ढूंढो। पुराना ने कहा, तुम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट भी मत समझो, इतना कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। उस आदमी ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम मुझे ढूंढो, मैं तो कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारे ढूंढने का, अब तो मैं भी बोर हो गया, तू तो कुछ हरकत कर ही नहीं रहे। प्रणव ने कहा, तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो ना? उस आदमी ने कहा, वैसे ही समझो, और अपनी बीवी का थोड़ा ख्याल रखा करो, कितनी दुबली पतली हो गई है, अगर तुम नहीं रख सकते तो मेरे पास भेज दो, मैं तो उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। प्रणव को उस आदमी के इस बात पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपना हाथ टेबल पर मारा। सामने आदित्य बैठा हुआ था। आदित्य ने कहा, हुआ भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या? प्रणव ने कहा, मैंने विहान से कहा था ना कि वह खुशी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले क्या हुआ उसका, मुझे अपडेट क्यों नहीं दिए गए अब तक? आदित्य ने कहा, विहान ने मुझे आकर बताया था कि खुशी को अच्छे से सिक्योरिटी दी जा रही है, और मैंने आपको कल बताया था कि वह पैदल जा रही है, उस पर काफी लोग नजर बनाकर हैं, पर हमारे सिक्योरिटी वालों ने उनमें से कुछ लोगों को पकड़ रखा है पूछताछ करने के लिए। क्या आपको भी उनसे मिलना है? प्रणव ने कहा, नहीं, उन लोगों को पूछताछ करने दो, वो लोग क्या कहते हैं वह मुझे बताओ, मुझे कुछ और भी काम है जो मुझे पूरा करना है। आदित्य ने कहा, आपको क्या जरूरी काम है? प्रणव ने कहा, इस नंबर वाले आदमी को ढूंढना है, क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे? आदित्य ने कहा, भाई, जिसे आप अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हो उसे मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? प्रणव ने कहा, पर वो अब ज्यादा छुप नहीं पाएगा, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। इतना कहकर प्रणव फिर से अपना काम करने लगा। यहां खुशी भी हॉस्पिटल पहुंच गई। कावेरी उसका हॉस्पिटल में इंतजार कर रही थी। मासी जी श्री कावेरी की केबिन गई। खुशी ने कावेरी से कहा, रथु नहीं आई, आज मुझे मिली नहीं। कावेरी ने कहा, आशीष भी नहीं आया अब तक, वह तो कल भी नहीं आया था। खुशी ने कहा, इसका मतलब मैं क्या समझूं, क्या उन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया? कावेरी ने कहा, मुझे तो यही लगता है कि उन दोनों के बीच में वह सब हो गया है, नहीं तो वह आज हॉस्पिटल आते। खुशी ने कावेरी जी से कहा, आपका क्या ख्याल है, आपको भी तो कोई ढूंढ लेना चाहिए अपने लिए। कावेरी ने कहा, तुम ही ढूंढ लो मेरे लिए, तुम्हारे पहचान है कोई? खुशी ने कहा, है एक, आप उसे जानते हो। कावेरी ने कहा, किसकी बात कर रही हो तुम? खुशी ने कहा, आदित्य की, प्रणव सर के भाई की। आपको कैसे लगता है, वो वैसे भी वो सिंगल है। कावेरी ने कहा, अच्छा है, पर मुझे वह उतना पसंद नहीं है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़के हैं। खुशी ने कहा, वह दिखने में भी अच्छे हैं और वह सबकी केयर करना भी अच्छे से जानते हैं, आपको एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए। कावेरी ने कहा, तुम इतना कह रही हो, तुम एक बार उसके बारे में सोचकर देखती हूं। खुशी ने कहा, वह सच में बहुत अच्छे हैं, आपको उनसे प्यार हो जाएगा। कावेरी ने कहा, अब उसकी इतनी भी तारीफ मत करना, मैंने कहा है ना, मैं सोचूंगी उसके बारे में। खुशी ने कहा, आप एक बार प्लीज उनके बारे में सोचकर देखना, बहुत अच्छे हैं। कावेरी ने खुशी से कहा, अब बहुत हो गया, अब चलो, हमें हमारा काम करना है, तुम जाकर गुप्ते पेशेंट को देख कर आओ। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर गुप्ते पेशेंट को देख कर आती हूं। इतना कहकर खुशी वहां से गुप्ते पेशेंट की वार्ड की तरफ चली गई। खुशी के जाते ही कावेरी ने आदित्य को कॉल किया। जैसे ही आदित्य ने कॉल उठाया, कावेरी कहा, अपनी भाभी को भेजा है मुझे पटाने के लिए, अब तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने दिल की बात आकर मुझसे कहे। आदित्य ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा भाभी से, यह तुम क्या कह रही हो? कावेरी ने कहा, तुम्हारे भाभी ने आकर मुझे कहा है, मेरे लायक एक लड़का है और उसने तुम्हारा नाम लिया है। और कहाँ है?
तुम्हारे बारे में सोचूं। अब बताइए, तुमने उसे पीने के रहने का फिर किसने कहा? आदित्य ने कहा, मैंने सच में उन्हें कुछ नहीं कहा, वो खुद ही कह रही होगी। कावेरी ने कहा, तुम जरा आकर मिलो मुझसे, फिर मैं तुम्हें बताती हूं। आदित्य ने कहा, ठीक है, हमारी हर बार की जगह मिलते हैं। इतना कहकर आदित्य ने कॉल रख दिया। प्रणव ने कहा, किससे मिलने जा रहे हो? आदित्य ने कहा, भाभी ने मेरे लिए मुसीबत खड़ी करके रखी है, वही ठीक करने जा रहा हूं। प्रणव ने कहा, क्या किया है उसने? आदित्य ने कहा, भाभी ने कावेरी से कहा है कि वो बारे में सोचे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। प्रणव ने कहा, यह तो अच्छी बात है, इसमें मुसीबत कहां से आई? आदित्य ने कहा, कावेरी यह समझ बैठी है कि मुझ में हिम्मत नहीं है उसे बताने की, इसलिए मैंने अपने भाभी से कहा है उसे कहने के लिए। उसे ही समझाने जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। प्रणव ने कहा, क्या यह वही लड़की है जिसे तुम चाहते हो? आदित्य ने अपना सर नीचे झुकाया और बस हां में अपनी गर्दन हिलाई। उसे लगा प्रणव कुछ कहेगा। प्रणव ने कहा, जाते वक्त कुछ गिफ्ट लेकर जाना और उसे अपने दिल की बात कहकर आना। आदित्य ने कहा, सच में भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? जल्द। प्रणव ने कहा, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी, वह एक अच्छी लड़की है और मैं तो जरूर चाहूंगा कि तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। आदित्य ने कहा, थैंक यू भाई। इतना कहकर वो प्रणव गले लगा और वहां से चला गया। यहां समर स्वरा को लेकर कोर्ट गया। उसने पहले ही कोर्ट से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। वह आज स्वरा से शादी करने वाला था। दोनों ने जाकर कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवाई। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल गए। समर को अपने बेबी देखना था। सलमान ने डॉक्टर की बीपी ले से अपॉइंटमेंट ले रखी थी से उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। समर और स्वरा जैसे ही हॉस्पिटल गए हैं, उनका नंबर आ गया। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। समर भी स्वरा के साथ साथ अंदर गया। डॉक्टर ने स्वरा की सोनोग्राफी की। समर ने अपने बच्चे को देखा। समर के चेहरे पर खुशी आ गई। समर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर बेबी कितने महीने का है? डॉक्टर ने कहा, बेबी 2.5 महीने का है। समर ने एक बार स्वरा की तरफ देखा, पर स्वरा ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। सब चेकअप होने के बाद आकर लेकर बाहर गया। समर ने स्वरा से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? स्वरा ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? समर ने कहा, यह बच्चा हमारी उस रात का नतीजा है। स्वरा ने हां में सिर हिलाया। समर ने कहा, पर तुम तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, फिर यह बच्चा कैसे रह सकता है? स्वरा ने कहा, कुछ दिनों पहले ही मेरा मिसकैरेज हुआ था। समर ने कहा, तुम्हें पता था? उस रात तुम्हारे साथ में था, फिर तुमने ये क्यों कहा कि यह बच्चा प्रताप का है? स्वरा ने कहा, उसकी अगली सुबह ही प्रताप भी मेरे साथ सोया था, इसलिए मैंने कहा कि यह बच्चा प्रताप का है। स्वरा ने आगे कहा, अगर तुम्हें और भी कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। समर ने कहा, मुझे और कुछ पूछना नहीं है, बस यह बताना है कि अब से तुम प्रताप के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी। स्वरा ने कहा, मैंने आपको कहा है ना, मुझे कुछ वक्त चाहिए, उन्हें भूलने के लिए इतनी जल्दी तो नहीं बोल सकती ना। कहीं आप मुझसे शादी कर कर पछता तो नहीं रहे ना? समर ने कहा, नहीं, मैं पछता नहीं रहा हूं, पर कि मैंने तुमसे शादी कर कर अच्छा ही किया है हमारे बच्चे के लिए। स्वरा ने कहा, मैंने बच्चे की खातिर ही तुमसे शादी की है, नहीं तो हमें बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं इस बच्चे को इसके बाप के बिना नहीं रहने दे सकती ना। समर ने कहा, हम दोनों ने ही इस बच्चे के लिए शादी की है, अब इस बच्चे के खातिर ही तुम उसे भूलने की कोशिश करो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वह दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी शुरू कर दी। दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी समर ने स्वरा से कहा, क्या तुम्हें कुछ खाना है? स्वरा ने कहा, हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ हेल्दी खाना है। समर ने ड्राइवर से कहा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोक दो, हमें खाना खाना है। ड्राइवर ने कहा, ठीक है सर, अच्छा रेस्टोरेंट देखकर मैं गाड़ी रोक दूंगा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी रेस्टोरेंट बाहर खड़ी कर दी। समर और स्वरा गाड़ी से उतर गए। दोनों होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। उन्होंने देखा तो वह लड़की उनके पास आ गई। समर ने उस लड़के से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस लड़की ने कहा, क्या तुम ही यहां आ सकते हो, मैं नहीं आ सकती? समर ने कहा,
आ सकती हो, तुम्हें किसने रोका है यहां आने से? वह दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां आदित्य आ गया। आदित्य को देखकर समर ने कहा, तू यहां क्या कर रहा है? आदित्य ने कहा, मैं तो डॉक्टर कावेरी से मिलने आया था, कुछ प्रॉब्लम है वह डिस्कस करनी थी। वैसे आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? समर ने कहा, स्वरा को भूख लगी थी इसलिए खाना खाने के लिए रुके थे। आदित्य ने कहा, ठीक है, आप दोनों खाना खाएं, हमें भी कुछ काम है। इतना कहकर उसने डॉक्टर कावेरी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर गई। कावेरी और आदित्य के जाने के बाद स्वरा ने समर से कहा, यह कौन थी? समर ने कहा, यह हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर, पर इसकी बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं जमती। स्वरा ये देखकर हंसने लगी। स्वरा ने कहा, आखिर तुम्हारी जमती है किसके साथ? इससे पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है या नहीं? समर ने कहा, मैंने कभी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं, गर्लफ्रेंड बस लूटने का काम करती है। स्वरा ने कहा, इसका मतलब तुम्हारा कभी किसके साथ कोई शरीक संबंध नहीं रहा? समर ने कहा, मैंने कभी ऐसा कहा कि मेरा कभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा। समर के इस बात पर स्वरा चुप हो गई। दोनों जाकर अंदर प्राइवेट केबिन में बैठ गए। समर ने दोनों के लिए खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में दोनों के लिए खाना आ गया। दोनों अपना अपना खाना खाने लगे। यहां आदित्य कावेरी को लेकर उसने जो कमरा बुक किया था वह आ गया। कावेरी ने आदित्य से कहा, यह यहां क्या कर रहा था और उसके साथ वह लड़की कौन थी? आदित्य ने कहा, वह स्वरा है और उसके पेट में समर्थन का बच्चा है। कावेरी ने कहा, यह क्या कह रहे हो? तुम जानते भी हो उसका बच्चा कैसे हो सकता है? आदित्य ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? उसका बच्चा कैसे हो सकता है? उसमें कोई प्रॉब्लम है? कावेरी ने कहा, एक बार उसने मुझसे कहा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए कभी शादी भी नहीं करना चाहता। आदित्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उसने सिर्फ लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा होगा, क्योंकि जब बच्चे की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई तो डीएनए रिपोर्ट उसे मैच हो रही थी और यह बात उसने एक्सेप्ट ली कि यह उसी का बच्चा है। कावेरी ने कहा, वह सब जाने दो, तुम मुझे यह बताओ, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? हमारा तो कैफे में मिलना फिक्स हुआ था ना? आदित्य ने कहा, वह ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। यहां हम ठीक से बात कर सकते हैं। कावेरी ने कहा, ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? इतनी प्राइवेसी चाहिए थी? आदित्य मुस्कुराया और वो कावेरी के पास गया। कावेरी कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने कावेरी के होठों पर अपने होंठ रखे। कावेरी ने उसे धकेल दिया और उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आदित्य ने कहा, तुम क्या कह रही हो? पहले भी हम लोगों ने यह सब किया है, तो अब क्या हुआ तुम्हें? तुम एकदम स्ट्रेंजर की तरफ क्यों बिहेव कर रही हो? कावेरी ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए हम कहां हैं और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। आदित्य ने कहा, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो इसे इतना गुस्सा आ गया? मुझे तो लगा था कि उसे यह पसंद आएगा। उसकी बातों ने पिछली बार मुझे हैरान कर दिया था, फिर उसने आज ऐसे क्यों रिएक्ट किया? लगता है उसका मुंह में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। इतना कहकर वह भी वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में जाने के बाद प्रणव ने उसे देखा तो उसे आदित्य के गालों पर चांटे के निशाने दिखे। उसने कहा, किससे पिटकर आए हो तुम? आदित्य ने कहा, किससे नहीं। प्रणव ने कहा, तो फिर यह तुम्हारे गालों पर किस चीज के निशान है, बताओगे मुझे? आदित्य की आंखों से आंसू आए। आदित्य रोते रोते प्रणव के गले लगा और उसने प्रणव से कहा, लगता है उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं, इसलिए मुझे उसने थप्पड़ मारा। प्रणव ने कहा, क्या तुम कावेरी की बात कर रहे हो? आदित्य ने हां हिलाया। प्रणव ने कहा, तुमने ऐसे क्या कर दिया कि उसने सीधे तुम्हें थप्पड़ मार दिया? आदित्य ने कहा, मैंने बस उसके होठों पर किस कर दिया था, उसने सीधे मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। प्रणव ने कहा, ऐसी हरकत करोगे तो पिटाओगे ही ना। आदित्य ने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले और इससे ज्यादा भी हुआ है। तब तो उसने कुछ नहीं कहा था, उल्टा वह मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने आगे कुछ नहीं किया इसलिए। प्रणव ने कहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि वह तुम्हें अब पसंद नहीं करती। तुम भी उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। आदित्य, मैं कहा, कोशिश करूंगा उसे भूलकर आगे बढ़ने की।
इतना कहकर वो वहां से अपने केबिन में चला गया। यहां कावेरी गुस्से से फिर से अपने हॉस्पिटल आ गई। उसने केबिन में आकर देखा तो केबिन में कोई नहीं था। खुशी वार्ड में विजिट के लिए गई थी। कावेरी ने गुस्से से आकर अपना बैग वहां चेयर पर रखा और गुस्से से बोली, वह मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? कावेरी अभी भी उस दिन को नहीं भूली थी जिस दिन समर उससे हमेशा के लिए दूर गया था। कावेरी सब फिर से याद करने लगी। यह लगभग 5 साल पहले की बात है, जब वह इस हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई थी। तभी उसकी मुलाकात समर से हुई थी। वो समर्थन को पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगी। वो बहाने से उसके साथ वक्त बिताती थी, उसे अच्छा लगता था। कावेरी धीरे धीरे समर से प्यार करने लगी। समर भी उससे खुलकर बात करता था, उससे अपनी बातें शेयर करता था। कावेरी उसे ही प्यार समझ बैठी थी। कावेरी ने एक दिन अपने दिल की बात समर के सामने रख दी। समर ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने बस तुम्हारे साथ को एक फ्रेंड समझकर अपने दिल की बातें शेयर की थी। इसे तुम प्यार समझने की भूल मत करना। कावेरी ने कहा, पर मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं। समर ने कहा, पर मैं बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं करता। करना आगे जाकर कर सकता हूं, मैं तुमसे क्या किसी से भी प्यार कर कर उसकी जिंदगी नर्क नहीं बनाना चाहता। कावेरी ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? समर ने कहा, तुम सुनना ही चाहती हो ना? मैं ऐसे क्यों कहा तो सुन लो। मुझे ऐसी बीमारी है और इस बीमारी के चलते मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। मैं किसी को भी खुशी नहीं सल दे सकता। इससे अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। कावेरी में कहा, तुम बाप नहीं बन सकते, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुमसे प्यार करती हूं, प्लीज तुम मुझे अपना बना लो। समर ने कहा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है। मैं किसी की भी जिंदगी मेरे पीछे नर्क नहीं बनाना चाहता, तो मुझसे दूर रहो। कावेरी ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। समर ने कहा, तो ठीक है, मैं ही तुमसे दूर चला जाता हूं, सही रहेगा, इससे तुम मुझे भूल जाओगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। समर के जाने के बाद कावेरी बहुत दिनों तक रोई थी, यहां तक कि 1 महीने हॉस्पिटल में तक नहीं आई थी। कावेरी ने समर के यादों को अपने दिल में बसा के रखा था। जब आदित्य को पहली बार देखा तो उसे आदित्य के लिए फीलिंग जाने लगी थी। वह धीरे धीरे समर को भूलने लगी थी, पर उसे नहीं पता था कि समर ऐसे एक दिन अचानक उसके सामने आ जाएगा, वह भी एक लड़की को लेकर जो उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। यह सुनकर तो कावेरी को बहुत गुस्सा आया था। उसकी आंखों से तो अब आंसू आ गए। तभी वहां खुशी आ गई। खुशी ने कावेरी को रोते हुए देखा। खुशी कावेरी के पास गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कावेरी खुशी के गले लगी और फुट फुट कर रोने लगी। खुशी ने कहा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? कावेरी ने कहा, कुछ नहीं, वो थोड़ा मन भर आ गया था, इसलिए आंखों से आंसू आ गए। खुशी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, और रोना है तो रो लो, मन हल्का हो जाएगा। कावेरी ने अपने आंखों से आंसू पूछे और कहा, क्या तुम वार्ड में विजिट देकर आ गई? खुशी ने कहा, मैं अभी वार्ड में जाकर विजिट देकर आई हूं। कावेरी ने कहा, तुम मुझे सब पेशेंट की अपडेट दो। खुशी ने कावेरी को सभी पेशेंट की अपडेट दी। खुशी, मेघा, लंच ब्रेक हो गया है, जाकर लंच करते हैं। कावेरी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर लंच कर लो। खुशी ने कुछ नहीं कहा और खुशी कैंटीन में लंच करने के लिए चली गई। खुशी आज कैंटीन में लंच करने के लिए अकेली थी। खुशी ने ठीक से लंच नहीं किया और फिर से वह केबिन में चली आई। कावेरी अभी भी रो रही थी। खुशी ने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या बात है? आप क्यों नहीं इतना रो रही हैं? प्लीज मुझे बताइए कि मैं आपकी कर सकती हूं। कावेरी ने कहा, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम अपना काम कर लो। इतना कहकर उसने अपना बैग लिया और हॉस्पिटल से चली गई। खुशी कुछ भी नहीं कह पाई और वहां से चली गई। कावेरी वहां से सीधे पास वाले बार में चली गई। उसने वहां जाकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की। कावेरी एक के बाद एक शराब की बोतल खत्म कर रही थी। उसने लगभग 3 बोतल तो खत्म कर दी थी। बहुत छोटी थी, बार बार समर्थन को कॉल कर रही थी, पर समर उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कावेरी समर को कॉल करती और समर रिसीव नहीं करता तो कावेरी यहां अपना गिलास भरकर पीने लगती। ऐसा लगभग 1 घंटे तक चल रहा था। यहां आदित्य का मान बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार उसे रेस्टोरेंट मारा थप्पड़ याद आ रहा था। वह भी अपने केबिन से बाहर निकला। उसने भी अपनी गाड़ी निकाली
और वह भी पास वाले बियर बार में चला गया। इत्तेफाक से आदित्य उसी बार में चला गया जिस बार में कावेरी बैठी हुई थी। आदित्य जैसे ही बार घुसा, उसे उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो उसे चेहरे को गौर से देखने के लिए आगे गया। उसने आगे जाकर देखा तो वहां कावेरी थी। वो और उसके पास नहीं गया। वो उसके बगल वाले टेबल पर बैठ गया। वो वहां बैठकर देखना चाहता था कि कावेरी क्या करने वाली है आगे। वो उसके पास इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने दोपहर को ही उसके थप्पड़ का स्वाद चखा था। वो और उसके थप्पड़ नहीं खाना चाहता था। आदित्य ने अपने लिए भी एक शराब की बोतल मांगवाई। उसने अपने ग्लास में वाइन डालना शुरू किया। वो एक एक घुट पी रहा था और कावेरी को देख रहा था। वो बहुत टेंशन में लग रही थी। आदित्य को एक बार लगा कि उसकी तरफ जाए, पर उसने खुद को रोका। कुछ देर बाद कावेरी अपने जगह से उठी, पर उसने इतना ही पी रखी थी कि वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। तभी उसे आदित्य ने संभाल लिया। आदित्य ने उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहा, पर वो फिर भी लड़खड़ा रही थी। आदित्य ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। कावेरी ने अपनी बाहें उसके गले में डाली। आदित्य ने ले जाकर कावेरी को गाड़ी में बिठाया। उसने जल्दी से पास वाला एक होटल बुक कर दिया। वह इस हालत में ना उसके घर लेकर जा सकता था, ना खुद के घर लेकर जा सकता था। अभी दिन था, रात भी नहीं थी। सब लोगों को पता चल जाता है। वह अपने घर लेकर जाता तो उसे रूम बुक करना ही सही ऑप्शन लगा। आदित्य की गाड़ी कुछ ही देर में होटल पहुंच गई। उसने कावेरी को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे अपने बाहों में उठा लिया और होटल के अंदर चला गया। आदित्य कावेरी को लेकर जो उसने रूम बुक किया था उस रूम में गया। उसने कावेरी को जाकर बेड पर लिटा दिया। कावेरी ने आदित्य के गले में अपनी बाहें डाली थीं। जैसे आदित्य कावेरी को लिटाकर उठने लगा, कावेरी ने आदित्य को अपनी ओर खींच लिया। कावेरी ने कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पिछली बार तुम ऐसे मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। पता है मुझे कितना दर्द हुआ था। बार में तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आदित्य सोचने लगा कि वह कब कावेरी को अकेला छोड़कर चला गया था। तब उसे याद आया, कुछ दिनों पहले वो कावेरी को बेड पर अकेला छोड़कर चला आया था। आदित्य ने कहा, यह सही समय नहीं है। यह सब करने का तुम नशे में हो। जब तुम होश में होगी तब हमें करेंगे। अगर मैंने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया तो तुम होश में आने के बाद तुम मुझे छोड़ने वाली नहीं हो। यह मैंने आज खुद होटल में देख लिया है। तुम कहती कुछ और करती हो। कावेरी ने कहा, वह सब जाने दो, वह पुरानी बातें। अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। आदित्य ने कहा, फिर कहना मत कि मैंने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया। अब आगे जो भी कुछ होगा वह तुम्हारी मर्जी से होगा। इस कुछ कावेरी प्यार के लिए तरस गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब आदित्य के कपड़े उतार दिए। आदित्य ने कहा, तुम तो बहुत बोल्ड हो। कावेरी ने कहा, अगर तुम हो तो मुझे ही बोल्ड होना पड़ेगा, नहीं तो तुम कुछ करने से हो रहे। आदित्य ने कहा, अब तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। मैं फिर एक बार कहता हूं, तुम नशे में हो, हम फिर कभी कर लेंगे। कावेरी ने आदित्य को और अपनी ओर खींच लिया और उसे किस करने लगी। आदित्य ने कहा, तो तुम मारने वाली नहीं हो। कावेरी मैना, मैं तेरे लायक। और फिर से आदित्य को किस करने लगी। आदित्य ने कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहकर वो भी उसे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे पर हावी हो गए थे। कभी आदित्य ऊपर तो कभी कावेरी ऊपर। दोनों भी प्यार का मजा ले रहे थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों भी बहुत थक गए थे, इसीलिए वैसे ही सो गए। कुछ देर बाद आदित्य की आंखें खुली। उसने उठकर देखा तो शाम के 6 बजे थे। उसने कावेरी को उठाने की कोशिश की, पर कावेरी नहीं उठी। आदित्य को कुछ जरूरी काम थी, वह भी निपटाने थे। आज के आज उसने कावेरी के लिए एक नोट लिखकर छोड़ा और वह कावेरी के मोबाइल के नीचे वह नोट रखने गया। तभी कावेरी के फोन की स्क्रीन अनलॉक हो गई। आदित्य ने ऐसे नजर डाली तो उसने देखा कावेरी ने एक ही नंबर पर 20 बार कॉल किया था। आदित्य ने फोन नंबर अपने मोबाइल फोटो निकाल कर लिया। आदित्य वहां से चला गया। आदित्य आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी शुरू कर दी। आदित्य ने जो मोबाइल में फोटो लिया था उस नंबर को उसने अपने मोबाइल में डायल किया और देखा तो वह समर का नंबर था। आदित्य कुछ सोचने लगा। आदित्य ने कहा, यह इतना समर को क्यों कॉल कर रही थी? आखिर बात क्या है? आज जब रेस्टोरेंट में मिले थे तब से उसका मूड बिगड़ गया था। क्या इन दोनों के बीच में कुछ था या कुछ है?
अगर इन दोनों के बीच में कुछ है तो उसने वह सब मेरे साथ क्यों किया? पता लगाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या है। आदित्य ने समर को कॉल किया। समर अभी घर पर था, घर पर अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। जैसे ही आदित्य का कॉल आया, समर ने कॉल रिसीव किया। आदित्य ने कहा, क्या तुम डॉक्टर कावेरी को जानते हो? समर आदित्य से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं उसे जानता हूं। बोलो क्या बात है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? आदित्य ने कहा, आज उसने बहुत शराब पी रखी है और वह बार बार तुम्हें कॉल कर रही थी। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? समर ने कहा, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, ना होने वाला है। आदित्य ने कहा, फिर वो तुम्हें क्यों कॉल कर रही थी? समर ने कहा, वह उसे ही पता वो मुझे क्यों कॉल कर रही थी। आदित्य ने कहा, तुमने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया उसका? समर ने कहा, मैं उसके पुराने जख्म ताजा नहीं करना चाहता था उसकी, इसलिए मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने तो अपना नंबर बदल लिया था, पर उसे कहां से मिला मैं यही सोच रहा हूं। आदित्य ने कहा, कैसे जख्म? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ था? समर ने कहा, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। वह पागल ना जाने कैसे मुझसे प्यार कर बैठी। मेरे दोस्ती और केयर को वह प्यार समझ बैठी और मुझसे प्यार करने लगी, पर मैं उससे प्यार नहीं करता था। वह मुझसे दूर रहे, इसलिए मैं यहां से दूर चला गया था। मुझे लगा था इतने सालों में शायद वो मुझे भूल गई होगी। आदित्य ने कहा, मुझे नहीं लगता वह तुम्हें भूल गई है। अगर वह तुम्हें भूल गई होती तो आज इतनी शराब पीकर बार बार तुम्हें कॉल नहीं करती। तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। समर ने कहा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैंने आज ही शादी की है। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं उससे बात कर कर अपने रिश्ते खराब नहीं करवाना चाहता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ही उसे बता दो कि मेरे पीछे अब ना आए, मैं शादीशुदा हूं। इतना कहकर समर ने कॉल रख दिया। आदित्य को खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आदित्य अब तक यही समझ रहा था कि कावेरी उससे प्यार करती है, इसलिए उसे फ्लर्ट कर रही है। आदित्य ने खुद से कहा, क्या उसने आज वह सब मैं ही समझकर किया कि उसे लगा समर है? उसने किसी का नाम भी तो नहीं लिए। कैसे पता करूं कि वह आखिर क्या करना चाहती है? आदित्य ने कहा, सब काम कैंसिल कर दो और मुझे घर छोड़ दो। ड्राइवर ने आदित्य को घर छोड़ दिया। अपने कमरे में चला गया और उसने अंदर से अपना कमरा लॉक कर दिया। रो और वह रोने लगा। वह रोकर अपना मन हल्का करना चाहता था। आदित्य बहुत देर तक रोया। खुशी ने आदित्य को आते हुए देखा था और उसने यह नोटिस कर लिया था, आदित्य आज ठीक नहीं लग रहा। यह बात बताने के लिए प्रणव के पास आई। प्रणव कॉल पर कुछ डिस्कस कर रहा था, इसलिए खुशी चुप उसके बगल में बैठ गई। प्रणव फोन पर बातें करते करते खुशी की उंगलियों से खेल रहा था। उसे खुशी की उंगलियों से खेलने में मजा आ रहा था। खुशी को तो गुदगुदी हो रही थी। खुशी ने प्रणव को इशारे से कहा, मुझे आपसे बात करनी है। प्रणव ने सामने वाले से कहा, ठीक है, मैं आपको और रखता हूं, बाकी बातें हम करते हैं। अब थोड़ा वक्त अपने वाइफ को देता हूं। इतना कहकर प्रणव ने कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद प्रणव ने खुशी को अपने गोद में लिया और कहा, बोलो क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? खुशी ने कहा, मैंने आदित्य को आते हुए देखा, वह मुझे बहुत टेंस लग रहा था। क्या कुछ हुआ है? प्रणव ने कहा, काम का प्रेशर होगा, इसलिए वह तुम्हें टेंस लग रहा होगा। खुशी ने कहा, पर उन्होंने जाते ही अंदर से दरवाजा लगा लिया। कोई सीरियस बात तो नहीं होगी ना? आपको एक बार जाकर देखना चाहिए। प्रणव ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं, पर उससे पहले मेरा एक काम है जो पूरा करना है, वो करके जाता हूं। इतना कहकर वो खुशी को किस करने लगा। खुशी ने उसके पकड़ से छूटने की कोशिश की और कहा, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। प्रणव ने कहा, आए तो आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूं, किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? उनकी यह बातें और उनकी हरकतें बाहर खड़ा मान देख रहा था। मान उनकी हरकतें देखकर मुस्कुराया और कहा, बस कुछ दिन है, तुम दोनों के पास कर लो जितना रोमांस करना है, फिर एक दूसरे की शक्ल तब देखना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। प्रणव ने कुछ देर बाद खुशी को किस करना बंद कर दिया और कहा, मैं आदित्य के कमरे में जाकर आता हूं, क्या तुम भी आना चाहोगी? खुशी ने कहा, मुझे भी उनसे कुछ बात करनी है, चलो मैं भी आपके साथ आती हूं। इतना कहकर प्रणव के साथ आदित्य के कमरे की तरफ चली गई। प्रणव ने कमरे का दरवाजा नॉक किया, पर आदित्य ने दरवाजा नहीं खोला।
पुराना बहुत देर तक दरवाजा न कर 13 पर आदित्य दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। प्रणव जल्दी से अपने कमरे में आया। उसने आदित्य की कमरे की चाबी उठा ली और फिर से वो आदित्य के कमरे की ओर चला। प्रणव ने आदित्य का कमरा चाबी से खोला। प्रणव और खुशी दोनों कमरे के अंदर चले गए, पर कमरे में कोई नहीं था। उन्हें बालकनी से किसी के रोने की आवाज आई। वह बालकनी की तरफ गए। उन्होंने जाकर देखा, आदित्य एक कोने में बैठकर आदित्य बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। प्रणव आदित्य के पास में है उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आदित्य जल्दी से प्रणव के गले लगा और उसने कहा, वो किसी और से प्यार करती है, वह और कोई नहीं समर है। प्रणव ने कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है? अगर उससे प्यार करती है तो करने दो, तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। खुशी ने कहा, मैंने आपके लिए एक लड़की ढूंढ भी है, क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? प्रणव ने कहा, तुम जिस लड़की की बात कर रही हो यह भी उसी लड़की की बात कर रहा है। खुशी ने कहा, क्या डॉक्टर कावेरी समर से प्यार करती है? और उन्होंने तो कभी मुझे कहा नहीं, पर मुझे ऐसी लगा भी नहीं। उल्टा उन्होंने मुझे कहा कि तुम ही मेरे लिए कोई लड़का ढूंढो। आदित्य और प्रणव खुशी की ओर देखने लगे। आदित्य ने कहा, क्या भाभी आप सच कह रही हो? दो, कावेरी ने ऐसे कहा था कि उसके लिए कोई लड़का ढूंढो, उसके लाइफ में कोई नहीं है। खुशी, मैं हाँ में सिर हिलाया। आदित्य कुछ देर के लिए खुश हो गया, फिर उसे कुछ याद आ गया, फिर से उसका मुंह लटक गया। प्रणव ने कहा, अब क्या हुआ? आदित्य ने कहा, अगर वो अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रही है तो फिर उसने समर को इतने कॉल क्यों किए? इतना कहकर वो फिर से रोने लगा। प्रणव ने कहा, करने दो उससे, अगर वो समर से प्यार करती है तो तुम भूल जाओ और अपने लिए कोई और ढूंढ लो। आदित्य ने कहा, कैसे भूलूं? मैं उसे कुछ देर पहले मैं उसके साथ सब कुछ करके आया हूं जो एक लड़का और लड़की के बीच में होना चाहिए। प्रणव ने कहा, क्या कहा तुमने? सुबह तो कहा था कि वह किस किया तो तुम्हें थप्पड़ मारकर चली गई, और अब तुम कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? आदित्य ने कहा, मैं बहुत टेंशन में था, उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए इसी टेंशन को कम करने के लिए बार में चला गया था। मुझे बार में वह मिली, उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, उसे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने उसे सहारा देकर खड़ा किया तो वो मुझसे चिपक गई, इसलिए मैंने उसे एक होटल में छोड़ा, पर उसने मुझे वहां से आने नहीं दिया और हम दोनों के बीच में सब हो गया। जब मैं उठा तब मैंने उसके मोबाइल में देखा तो उसने 20 बार समर को कॉल किया था, इसलिए मैंने समर को कॉल करके पूछ आखिर बात क्या है। तब समर ने मुझे बता दिया कि उससे प्यार करती है। प्रणव ने कहा, क्या समर्थन भी उससे प्यार करता है? आदित्य कहा, समर ने कहा है वो बिल्कुल प्यार नहीं करता और ना कभी करेगा। कावेरी का प्यार एक तरफा है। प्रणव ने कहा, तो तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे, वो तुमसे आगे चलकर प्यार करेगी? आदित्य ने कहा, कह नहीं सकते कि आगे चलकर मुझसे प्यार करेंगी। खुशी ने कहा, क्या मैं कावेरी से बात कर कर देख लूं, शायद वह मान जाएगी। आदित्य ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल भी उससे बात नहीं करेगी, उसे बताएगी भी नहीं कि आपको सब कुछ पता चल गया है। खुशी ने कहा, ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं नहीं उससे कुछ कहूंगी, तुम अपने आप को संभालो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। आदित्य ने कहा, मैं नहीं रोऊंगा अब। प्रणव ने कहा, ठीक है, तो चलो डिनर का वक्त हो गया है, सब नीचे वेट कर रहे होंगे। आदित्य ने जाकर अपना मुंह धो लिया और वह भी प्रणव और खुशी के साथ नीचे डिनर करने चला गया। नीचे सब लोग डिनर कर रहे थे। समर और स्वरा एक दूसरे के बगल में बैठे थे। समर ने सबसे कहा, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। दादी जी ने कहा, बताओ, क्या पता नहीं तुम्हें हम लोगों को? समर ने कहा, मैंने स्वरा से शादी कर लिए हैं, आज से वह मेरी बीवी है और इस परिवार का हिस्सा है। सावित्री जी ने कहा, तूने अच्छा किया कि उससे शादी कर ली, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। महेश जी ने कहा, मुझे बिल्कुल भी यह शादी मंजूर नहीं है, तुम्हें एक बार भी हमसे पूछना सही नहीं लगा, जाकर अकेले शादी कर कर आए। समर ने कहा, मैं अब इतना भी छोटा नहीं हूं कि आपसे पूछकर हर फैसला लूं, मुझे जो सही लगा वह मैंने किया और इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। महेश जी ने कहा, बड़े हो गई हो तो क्या किसी से भी शादी करोगे? समर ने कहा, अगर आपको इतनी हमारी शादी से प्रॉब्लम है तो हम इस घर से चले जाएंगे। महेश जी ने कहा, जाओ जाओ, मैं भी देखता हूं
कहाँ जाकर रहते हो? सावित्री जी ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, जिसे प्रॉब्लम होगी वह यहां से जाएगा। महेश और समर सावित्री जी किस बात से चुप हो गए और खाना खाने लगे। सब लोगों ने खाना खत्म किया। खाना होने के बाद प्रणव खुशी को बाहर गार्डन में लेकर गया। प्रणव खुशी को टहलाने के लिए गार्डन में लेकर आया था। प्रणव के पास आज कुछ था। खुशी के साथ वक्त स्पेंड करना चाहता था। प्रणव और खुशी थोड़ी देर गार्डन में घूमे, बाद में जाकर झूले पर बैठ गए। प्रणव ने खुशी के पेट पर हाथ रखा और कहा, लगता है बेबी सो गया, बहुत शांत है। खुशी ने कहा, वह बस 2.5 महीने का है, आपको कैसे पता चलेगा वह सो रहा है, जग रहा है? प्रणव ने कहा, वो बहुत छोटा होगा ना? खुशी ने कहा, वह बहुत छोटा होगा, एक टमाटर की तरह। प्रणव ने कहा, इतना छोटा? खुशी ने कहा, वह अभी इतना ही छोटा है। अगर आपको मेरी बात सच नहीं लग रही तो कल मेरा सोनोग्राफी टेस्ट है, आप आकर देख सकते हैं। प्रणव ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कल तुम्हारी सोनोग्राफी टेस्ट है? खुशी ने कहा, मैं आपको बताना चाहती थी, पर मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बताती? प्रणव ने खुशी को कहा, अपना मोबाइल मुझे दो, मैं अभी तुम्हें अपना नंबर देता हूं। प्रणव ने खुशी से उसका मोबाइल लिया और उसके मोबाइल पर अपना नंबर डायल करके कॉल लगाया, जिससे उसके पास भी खुशी का सही नंबर आ सके। प्रणव ने खुशी के मोबाइल में अपना नंबर डियर हस्बैंड के नाम से सेव कर दिया और आपने मोबाइल पर भी खुशी का नंबर वाइफ नाम से सेव कर दिया। प्रणव में खुशी कहा, अगर कभी भी कोई भी काम पड़े या काम नजर आए तो मुझे कॉल कर सकती हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये बस 3-4 लोगों के पास ही है। प्रणव ने खुशी के हाथ में एक घड़ी भी पहनाई जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ था। खुशी ने कहा, आप मुझे घड़ी क्यों पहना रहे हैं? प्रणव ने कहा, इसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ है, अगर कभी भी तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो हमें तो इससे तुम्हारा पता लगा सकता है, ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट है। खुशी ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, कहां जाने वाली हूं और मेरे साथ क्या होने वाला है? बनाने का इसकी जरूरत भी नहीं लगती है कि कल मुझे लगती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। तुम्हें पता है मेरे दुश्मन कितने सारे हैं, उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए मैं सब कर रहा हूं। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा आप मुझ पर नजर रखना चाहते हैं। प्रणव ने कहा, मुझे तुम पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कहीं नहीं जाने वाली। खुशी ने कहा, इतना भरोसा है मुझ पर? प्रणव ने कहा, खुद से भी ज्यादा भरोसा है तुम दोनों पर। तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, बहुत प्यार करता हूं मैं तुम दोनों से। खुशी प्रणव के गले लगी और प्रणव से कहा, कभी नहीं छोड़कर जाएंगे आपको, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सपने में भी नहीं सोचा प्यार को छोड़कर जाने का। प्रणव ने खुशी को कसकर गले से लगाया और उसके माथे पर किस किया और कहा, चलो अंदर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए। खुशी ने कहा, आप भी सो जाइए, बहुत थके हुए लग रहे हैं, अब कोई भी काम मत कीजिए। प्रणव ने कहा, मुझे अभी थोड़ा काम है, वह करने के बाद मैं सोने आऊंगा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। खुशी ने कहा, नहीं, आप हमारे साथ आकर सोएंगे, काम आप कल करेंगे, खुद को भी थोड़ा आराम दिया करिए। प्रणव ने कहा, मैं अभी आता हूं, तुम्हारे साथ काम कल कर लूंगा। इतना कहकर वो खुशी के साथ बेडरूम में चला गया। अगली सुबह दोनों भी अच्छे से रहे हो गए। दोनों ब्रेकफास्ट करने गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद खुशी हॉस्पिटल के लिए निकली। तब प्रणव ने उससे कहा, रुको, मैं तुम्हें जाते जाते हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। खुशी ने कहा, आपका ऑफिस तो बहुत दूर है मेरे हॉस्पिटल से। प्रणव ने कहा, ज्यादा भी दूर नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। इतना कहकर उसने खुशी को अपने गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेने के लिए कहा। यहां डॉक्टर कावेरी की नींद खुल चुकी थी। उसने खुद को देखा, उसके कपड़े बिखरे हुए थे और बिस्तर भी पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसने कमरे में देखा, उसने खुद को किसी अनजान जगह पाया। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा, तब उसे पता चला वह एक होटल में है और टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल ढूंढने लगी। तभी टेबल पर रखा उसे उसका मोबाइल दिखाई दिया। वह मोबाइल के पास है तो उसे मोबाइल के नीचे रखा ना दिखाई दिया। उसने नोट उठाकर देखा, नोट में लिखा था, पिछली बार की तरह नाराज मत होना, तो मैं अकेला छोड़कर जा रहा हूं, पर काम ही कुछ ऐसा है, पर इस बार मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, इसलिए अब मुझे डोंट मारना बंद करो और जगने के बाद मुझे कॉल जरूर करना। नीचे लिखा था, तुम्हारा आदित्य। एक बार खुद के हालत पर नजर डाली, तब उसे याद आ गया,
पिछली रात उसमें क्या हरकतें की थी। कावेरी ने इस नोट को पढ़कर फाड़ा और डस्टबिन में फेंका और आदित्य को कॉल किया। कुछ देर के बाद आदित्य ने कॉल रिसीव किया। कावेरी ने कहा, तुम कहाँ हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेले छोड़कर जाने की, वह भी एक होटल में। तुम यहां रुक सकते थे, मैं तुम्हें मेरी हालत पता थी ना। आदित्य ने कहा, बहुत जरूरी काम है, याद आ गया था इसलिए आना पड़ा, नहीं तो मैं जरूर रुक जाता। अगर तुम चाहो तो मैं अभी आ सकता हूं। कावेरी ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूं। अगर तुम्हें रुकना था तो तुम रात को ही रुकते, घर नहीं जाते। तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर कावेरी ने कॉल रख दिया। आदित्य ने फिर से कावेरी को कॉल किया, पर कावेरी ने मोबाइल ही बंद कर दिया। आदित्य का अब खुद पर ही गुस्सा आया, वो क्यों उसे अकेला छोड़कर आ गया। वह अपने बेड से उठा, रेडी होने चला गया। वह सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसने प्रणव को कॉल कर कर कहा, मैं ऑफिस देरी से आऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। प्रणव ने कहा, ठीक है, अपना काम करके आ जाओ, कोई जल्दी नहीं है। प्रणव ने खुशी को हॉस्पिटल के लिए ड्रॉप किया। जाते वक्त प्रणव ने खुशी से कहा, मैं 3 बजे आऊंगा, 3 बजे तुम्हारा टेस्ट है ना। खुशी ने कहा, 3 बजे मेरा टेस्ट है, पर अगर आपको कोई काम ना हो तो ही आए, अपने काम को छोड़कर मत आइए। प्रणव ने कहा, तुम दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जैज कोई काम नहीं है मुझे, इसलिए मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। खुशी ने कहा, ठीक है, आप 3 बजे आ जाइए। इतना कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसने जाकर देखा, कावेरी अभी तक नहीं आई थी। खुशी अपने काम पर लग गई। उसने कावेरी के आने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कावेरी आ भी सकती है, ना भी सकती है। उसके साथ रात को जो हुआ था उसे पता था, और एक लड़की होने के नाते वह कावेरी की फीलिंग्स समझ सकती थी। खुशी अपना कोट पहनकर एक बार वार्ड में विजिट देने के लिए चली गई। उसे 2 पेशेंट को डिस्चार्ज देना था। खुशी ने जाकर उन पेशेंट के पेपर रेडी करवाए और उन पर साइन कर दी, और उन्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दी और घर छोड़ दिया। खुशी फिर से केबिन में आई। अभी तक कावेरी नहीं आई थी, तभी वह आदित्य आ गया। आदित्य को वहां देखकर खुशी ने कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं। आदित्य ने कहा, क्या कावेरी आई है। खुशी ने कहा, नहीं, अभी तक नहीं आई, क्या कुछ काम था। आदित्य ने कहा, उससे काम था, तुम्हें पता है वह कब तक आएगी। खुशी ने कहा, मुझे नहीं पता, उसने कुछ नहीं कहा, मैं कॉल कर कर देखती हूं कब तक आने वाली हैं। इतना कहकर खुशी ने कावेरी को कॉल लगाया। आदित्य ने कहा, कॉल लगाने का कोई फायदा नहीं है, उसका कॉल बंद है। खुशी ने कहा, तब तक हमें उसके आने का इंतजार करना होगा। अगर आपको कोई काम ना हो तो आप बैठकर इंतजार कर सकते हो, नहीं तो वह आने के बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। आदित्य ने कहा, नहीं, मैं यही बैठकर उसका इंतजार करता हूं, तुम अपना काम कर सकती हो। खुशी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे, मैं अपना काम करती हूं, तुम केबिन में बैठकर इंतजार कर सकते हो। इतना कहकर वहां से चली गई। आदित्य वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। आदित्य को इंतजार करते करते पूरा 1 घंटा हो गया। तब तक खुशी भी अपने काम पूरे करके फिर से केबिन में आ गई। खुशी ने आकर देखा, अभी तक कावेरी नहीं आई थी। खुशी ने आदित्य से कहा, कावेरी अभी तक नहीं आई। आदित्य ने कहा, नहीं आई, कॉल कर रहा हो तो कॉल भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहां है। खुशी ने कहा, आप ऑफिस जाइए, जब आएगी मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप क्यों आपका पूरा दिन जाया कर रहे हैं। आदित्य ने कहा, उससे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम तो होता ही रहेगा। खुशी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर खुशी अपना काम करने लगी। 1 घंटे बाद कावेरी हॉस्पिटल आ गई। वो सीधे अपने केबिन में चली गई। उसने जाकर देखा तो उसके केबिन में आदित्य पहले से बैठा हुआ था। आदित्य ने जैसे कावेरी को आते हुए देखा, उठकर खड़ा हो गया और कावेरी के पास गया और उसने कहा, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कावेरी ने कहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही इंतजार करवाया। बोले, कैसे आना हुआ आपका यहां। आदित्य ने कावेरी से कहा, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं। कावेरी ने कहा, नहीं, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम यहां कर सकते हो, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बाहर आकर तुमसे बात करूं। आदित्य ने खुशी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम कुछ देर हमें अकेला छोड़ सकती हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो
खुशी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जब तक बात करनी है करिए, मैं तब तक मैं वॉशरूम जाकर आती हूं। कावेरी ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहां रुक सकती हो, तुम्हें भी पता चलना चाहिए यह क्या बात करने वाला है। खुशी ने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों को अकेले ही में ही बात करनी चाहिए, मैं बाहर जाती हूं, अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। इतना कहकर खुशी वहां से बाहर गई। खुशी के जाने के बाद आदित्य कावेरी के पास आया। आदित्य ने कावेरी से कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, जानबूझकर नहीं किया था, सच में मुझे काम आया था, इसलिए मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चला गया था, नहीं तो मैं नहीं जाता, मुझसे गलती हुई, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। कावेरी ने कहा, तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है कि तुमसे गलती हुई है, तुम्हें क्या पनिशमेंट दूं जिससे तुम अपनी गलती सुधार सकूं? आदित्य ने कहा, तुम जो भी कहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूं, बस पैसे मुझसे रूठ मत जाना। कावेरी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मुझसे दूर रहोगे और हमारे बीच में जो भी हुआ उसे भूल जाओगे। आदित्य ने कहा, मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूं जो भी हुआ? कावेरी ने कहा, आप भूल जाए, इसमें हम दोनों की भलाई है, मेरे दिल में कोई और है और मैं नहीं चाहती हमारे रिश्ते में आगे कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए यह रिश्ता बनने से पहले ही मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूं। आदित्य ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हमारे बीच जो भी हुआ मैं उसे भूल नहीं सकता। कावेरी ने कहा, देखो, हम दोनों भी एडल्ट और यह सब हम दोनों के बीच में नॉर्मल बातें, इसलिए तुम्हें इस सब को एक सपना समझकर भूल नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों में आगे कुछ हो पाना पॉसिबल नहीं है। आदित्य ने कहा, तुम मुझे एक मौका तो दो, फिर फैसला लेना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कावेरी ने कहा, जो पॉसिबल नहीं हो सकता वो क्यों कह रहे हो? मेरे दिल में पहले से ही कोई और है और मैं उसे भूल नहीं सकती। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना लो, सोचने के लिए बस सोच कर बताओ, ऐसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। कावेरी ने कहा, मैंने सोचा है तभी तो यह फैसला लिया है, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। आदित्य ने कहा, मैं फिर भी तुम्हें वक्त देना चाहता हूं, सोचने के लिए अब मैं चलता हूं, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। यहां खुशी वॉशरूम में गई, वॉशरूम में जाकर थोड़ा फ्रेश हो गई, तभी उसे किसी ने पीछे से आकर पकड़ लिया और उसे वहां से लेकर चले गए। खुशी उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उन लोगों ने उसे कसकर पकड़ रखा था, थोड़ा भी हिलने नहीं दे रही थी। खुशी अब बहुत डर गई है। खुशी के उन लोगों से कहा, आप जो कोई हो, मुझे क्यों पकड़े? फिर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया है जो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है? मेरी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। उन लोगों ने कहा, हमें नहीं सुनना, तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है या नहीं, हमें बस हम अपना काम कहां जा रहा है वह सुना कर रहे हैं, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो कि हम तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। खुशी ने कहा, आप मेरी बात सुने, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पकड़कर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है और मेरे लिए पैसे देने वाला मेरे पीछे और कोई नहीं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।